सोचो कि तुम एक मैजिकल दुनिया में रहते हो और तुम्हें उस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना है और वो इंसान को कहते हैं द विज़र्ड किंग। और ये इंसान के पास सारी की सारी मैजिकल पावर होती है, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है और वो ये है कि तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स है ही नहीं और तुम इस दुनिया में अपने स्वॉर्ड से फाइट करते हो। तो तुम विज़र्ड किंग कैसे बनोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आस्था की, जिसके साथ एकदम ऐसा ही हुआ है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे जो इवल गैंग होती है द आई ऑफ द मिडनाइट सन की, उन लोग का जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है लिक्ट, उसने सारे के सारे मैजिकल स्टोन्स को जोड़ के सारे एल्फ्स को रिवाइव कर लिया होता है और इसमें से एक एल्फ हमारा यूनो भी निकलता है और उसके साथ ही साथ इनका मेन बॉस भी वापस जिंदा हो जाता है और वो यूनो और आस्था के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यूनो हवा में लिक्ट के साथ लड़ रहा होता है और इसी बीच में आस्था अपने डीमन मोड को एक्टिवेट करके ऊपर जाता है यूनो का हेल्प करने के लिए। और इसमें आस्था और यूनो ये दोनों मिलकर अपना कंबाइन अटैक मारते हैं लिक्ट के ऊपर, लेकिन लिक्ट इनके ये अटैक को रोक देता है। जैसे ही लिक्ट ये अटैक रोकता है तो उसका ये न्यू वाला स्वॉर्ड आस्था के हाथ में आ जाता है। तो आस्था इस स्वॉर्ड को लेकर खड़ा होता है, लेकिन तब तक लिक्ट ने सारा का सारा मैजिकल एनर्जी अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर लिया होता है और वो आस्था और यूनो के ऊपर एक और अटैक मारता है, जिससे वो दोनों जमीन पे गिरते हैं और उसके साथ ही साथ पूरा आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया होता है। इसके ठीक बाद हमारा ये नकली सिया का फेक कॉपी जाता है लिक्ट से बात करने और बोलता है कि सर, मैं जानता हूँ कि अभी तक आप पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका जो ये ग्रिमरोड था और आपका जो ये स्वॉर्ड था वो भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया इस बड़े वाले अटैक में जो वो बच्चे के पास था। तो अभी आप उसको वापस रिट्रीव कैसे करोगे? तो लिक्ट बोलता है कि नहीं, मेरे ये अटैक ने उसके ग्रिमरोड और उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा और उसके साथ साथ अभी वो स्वॉर्ड और ग्रिमरोड मेरे नहीं रहे हैं। उन दोनों ने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया है जो कि वो छोटा बच्चा था। असल में ये लोग यहाँ पे आस्था की बात करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा आस्था जमीन पे गिरा हुआ होता है और मिमोसा उसके पास बैठी हुई होती है। मीनवाइल यूनो ऐसे ही खड़ा होता है और तब तक इनके पीछे से जोथोरो भी आ जाता है। तो मिमोसा असल में आस्था की देखभाल कर रही होती है कि देख रही होती है कि आस्था ठीक है कि नहीं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे एल्फ जो कि ये एरिया के अंदर होते हैं, जो कि हमारे खुद के मैजिक नाइट्स होते हैं, वो लोग लिक्ट के पास आ जाते हैं एक मैजिकल डोर जो कि होता है पोर्टल वाला डोर, उसके खुलने से। फिर उसके बाद लिक्ट एक मैजिक यूज करता है और उसके साथ ही साथ वो एक बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील बनाता है। इस स्टीयरिंग व्हील को वो घुमा के ये पूरे के पूरे उनके हाइड आउट को, जो कि एक बड़े से पत्थर और माउंटेन के अंदर होता है, उसको वो चला के लेके जाता है रॉयल कैपिटल के पास। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि आस्था अभी उठ गया होता है और वो यहाँ पे सबसे बात करता रहता है और बोलता रहता है कि उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। तो जोरो उसको बोलता है कि अबे ओए, इतना चिल्ला मत, मैं जानता हूँ कि तू अभी उठ गया है और मैं खुश हूँ कि तू वापस जिंदा वापस आया हमारे पास, लेकिन अब चिल्लाना बंद कर दे। तभी आस्था देखता है कि हमारी जो बड़ी बहन गोलन होती है वो भी वहाँ पे बैठी हुई होती है, लेकिन वो वापस से पूरी तरह से बेहोश होती है। फिर उसके ठीक बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा ये चोटी वाले बाबा और तो और मशरूम बॉय। ये लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि आस्था की हालत बहुत खराब रहती है। तो आस्था यहाँ पे अपने वो मैजिकल पत्ते खा रहा होता है, तो ये बोलता है कि ओए आस्था, तू ये मत कर। ऐसा बोल के वो आस्था के पास एक मैजिकल आइटम रखता है जो कि आस्था के बॉडी को हील करने लगता है। तो ये हीलिंग वाले पोशन के अंदर होता है आस्था, मिमोसा और तो और यूनो, ये लोग के बॉडी को ये पूरा पार्ट हील कर रहा होता है। तो ये देख के आस्था बोलते हैं कि थैंक यू यार चोटी वाले बाबा, मेरे को लगा कि आप इतने अच्छे नहीं रहोगे। फिर यहाँ पे इसके बाद चोटी वाले बाबा बोलते हैं कि ये बंदा आस्था, जिसके पास बिल्कुल ही मैजिकल पावर नहीं है, इसने वो अटैक को कैसे सर्वाइव किया जिसमें हमारे टीम की सबसे पावरफुल बंदी जो कि है बड़ी बहन गोलन, वो ऐसी बेहोशी वाले हालत में रह गई है। इस बंदे में डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो है। उसके बाद यहाँ पे नोवेल और तो और क्रिश भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिश भी आने के बाद इनके मैजिकल सर्कल के अंदर बैठ जाता है और खुद को हील करने लगता है। फिर तभी ही हमारे छोटी वाले बाबा के पास उसके हाथ में एक फोन आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि सर, हमारे रॉयल कैपिटल के ऊपर हमला हो रहा है और हमारे ही मैजिक नाइट्स कुछ अजीब से तरह से टर्न हो चुके हैं और वो लोग हम पे हमला करे, तो आप प्लीज यहाँ पे आके हमें बचाइए। तो हमारा छोटे वाले बाबा बोलते हैं ठीक है, अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि हम मैजिक नाइट्स है और हमारा सबसे पहला मिशन ये है कि हमें अपने रॉयल कैपिटल को बचाना है। ऐसा बोल के वो सब लोग को अपने मैजिकल पावर में लेता है और वहां से उड़ने लगता है। उतने में ही हमें नोवेल बोलती है कि जब उसके ऊपर लक ने अटैक किया, जब वो एल्फ में कन्वर्ट हो गया, तो लक जानबूझ के सारे अटैक्स को मिस करा ताकि वो नोवेल के ऊपर हमला ना करे। तो उसे ये लग रहा है कि लक के बॉडी के अंदर भले ही वो एल्फ अभी चढ़ चुका है, लेकिन फिर भी लक का कंट्रोल है अपने बॉडी पे। तो इन लोगों को कैसे भी करके लक को बचाना चाहिए और ऐसे ही बाकी सब मैजिक नाइट्स को बचाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर एल्फ ने पूरी तरह से काबू नहीं किया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो आस्था और यूनो का गांव होता है, वहां पे होता है सबसे बड़े वाले डीमन का सर। उसके सर के पीछे से ये बड़ा वाला व्हाइट माउंटेन आता रहता है जिसको हमारी एल्फ गैंग कंट्रोल कर रही होती है। तो ये देख के विलेज के सब लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तभी वहां पे आ जाता है एक पर्पल गैंग का मेंबर जो कि असल में एल्फ बन चुका होता है। वो बोलता है कि अरे तुम सब इंसान बड़े ही यूजलेस हो, चलो अच्छा है कि मैं ये छोटे मोटे गांव में आ गया, भले ही तुम्हारे पास मैजिकल एनर्जी कम है लेकिन तुम तो इंसान ही हो ना, तो मैं तुम्हें खत्म करना चाहूंगा। ऐसा बोल के वो इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी ही आस्था और यूनो के जो प्रीस्ट होते हैं वो इन सबके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनको इसका प्लांट मैजिक लग जाता है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था, यूनो, मिमोसा, क्रिश और तो और बड़ी बहन गोलन, इन सबके फिजिकल इंजरीज ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बड़ी बहन गोलन अपने वो अनकॉन्शियस स्टेट में होती है क्योंकि उनने इतना ज्यादा मैजिकल पावर यूज किया होता है कि उनकी बॉडी अंदर से रिकवर नहीं कर पा रही होती है। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि इनके हाजी विलेज के ऊपर हमला हो रहा होता है। तो फिर यूनो और
आस्था बोलते कि सर हमारे गांव में हमला हो रहा है, हमें जाके उन्हें रोकना चाहिए। तो हमारा छोटे वाले बाबा बोलते कि नहीं, हमारा मेन गोल है रॉयल कैपिटल को बचाना, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो ये गांव को बचाने के लिए तो मैं तुम लोग को रोकूंगा नहीं। मैं तुम लोग को बस इतना बोलूंगा कि तुम लोग फटाक से जाओ, ये गांव को बचाओ और उसके बाद तुम लोग रॉयल कैपिटल में आओ, क्योंकि वहां पे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो यूनो और आस्था बोलते हैं ओके सर। उसके ठीक बाद नोवेल बोलते कि सर मैं भी जाऊंगी इनके साथ, मुझे भी आस्था को हेल्प करना है। तो पहली बार छोटी वाले बाबा बोलते कि नहीं नोवेल, तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा मैजिकल पावर हमें हेल्प करेगा रॉयल कैपिटल में, तुम दिखाओ सिल्वा फैमिली की ताकत, तुम मेरी बहन हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नोवेल को फाइनली छोटी वाले बाबा एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये प्लांट वाले एल्फ ने अपने सुपर सेन मोड में आने के बाद इस विलेज के सब लोग के ऊपर पॉइजन वाला अटैक यूज किया होता है और सब लोग की हालत बहुत खराब हो गई होती है। यहाँ तक कि जो हमारे प्रीस्ट होते हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले स्टेट में पड़े हुए होते हैं, उनके बॉडी में बहुत सारी पॉइजनस चीजें लग गई होती है। लेकिन इन सबको डिफेंड कर रही होती है हमारी सिस्टर अपने वाटर मैजिक से इस बंदे को रोक रही होती है, लेकिन वो भी एकदम से नाकामयाब हो रही होती है क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तभी ही ये सुपर सेन एल्फ बोलता है कि अब मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा, मैं तुम लोग को ये दर्दनाक मौत नहीं देता हूँ, तुम्हें मैं एक झटके में खत्म करता हूँ। ऐसा बोल के इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है और सिस्टर एकदम रोने वाले आंखों के साथ आगे खड़ी होती है। लेकिन तभी हमारे छोटा बंदा जिसका नाम नाश होता है ये भाग के आगे जा चाहता है और बोलता है कि नहीं, मुझे आस्था ने बोला था कि मुझे मेरे भाई बहनों को और हमारे चर्च वाले लोगों को बचा के रखना, तो मैं लड़ूंगा तुमसे। ऐसा बोल के वो आगे जाता है लड़ने के लिए, लेकिन उतने में ही ये बंदा नाश के ऊपर अटैक कर लेता है। लेकिन उसी सेकंड पे यहाँ पे आस्था और यूनो आसमान से कूदते हैं और इनको बचा लेते हैं। और आस्था और यूनो ये सीन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। इन लोग की क्या सुपर हीरो वाली एंट्री हुई है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और तो और ये रहा मेरे चैनल मेंबर्स को शाउट आउट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ चैनल मेंबर तेजस एंड रीना जयसवाल जी। यहाँ पे जैसे ही यूनो और आस्था एंट्री लेते हैं तो सिस्टर को उसके आंखों के सामने यूनो और आस्था का बचपन वाला रूप दिखता है, जो कि कन्वर्ट होता है उनके अभी मैजिक नाइट वाले रूप में। और अपने ही मन में हमारी सिस्टर बोलती है कि मेरे ये दोनों बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। उसके ठीक बाद आस्था और यूनो दोनों ही बोलते हैं कि नाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम हमारे एब्सेंस में तुमने हमारे सिटी को बचाने का बहुत अच्छा काम किया है, तो अब तुम रुक जाओ, अब तुम्हारे दोनों बड़े भाई इसे संभालेंगे। ऐसा बोल के ये लोग ये प्लांट वाले बाबा के ऊपर 1-2 अटैक करते हैं, लेकिन ये प्लांट वाले बाबा इनके अटैक को रोक देते हैं। उसके बाद यूनो और आस्था फटाक से प्लांट वाले बाबा के ऊपर अटैक करते हैं और उसके पेड़ को थोड़ा थोड़ा करके काटने लगते हैं। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि यूनो जाके लड़ता है प्लांट वाले बाबा से। मीनवाइल आस्था भागता है हमारे प्रीस्ट के पास उनके ऊपर से स्पेल को अनबाइंड करने के लिए, लेकिन आस्था का वेपन कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे वो बार बार प्रीस्ट के सर पे उसके वेपन से मारता है, लेकिन ये पॉइजन नहीं कटता रहता है। तो आस्था बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज प्रीस्ट आप अपनी जान मत छोड़िए, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीन में सब लोग एकदम टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रीस्ट शायद खत्म हो जाएंगे। और इतने में ही जब आस्था ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया होता है तो उसका ग्रिम रोड वापस से खुलता है और आस्था को एक नया स्वॉर्ड मिलता है। ये होता है आस्था का तीसरा स्वॉर्ड, और ये स्वॉर्ड कोई और स्वॉर्ड नहीं होता है, ये वही स्वॉर्ड होता है जिसको पिछले एपिसोड में लिक्ट यूज करा था। और ये स्वॉर्ड पिछले एपिसोड में व्हाइट कलर का था और इस एपिसोड में ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये आस्था के हाथ में आ चुका है अभी। फिर आस्था जैसे इस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो इस स्वॉर्ड में से बहुत सारी डार्क एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और ये स्वॉर्ड को देख के तो हमारे ये सुपर सेन एल्फ भी टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि अरे ये स्वॉर्ड तो हमारे मास्टर लिक्ट का स्वॉर्ड है, तो ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है। आस्था बोलता है ये वाला जो स्वॉर्ड है ना, ये स्वॉर्ड में बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है और ये पूरा पावर मेरे बॉडी के ऊपर हावी पड़ रहा है, मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा बोल के आस्था इस स्वॉर्ड को हवा में उठाता है। जैसे ही आस्था ये करता है तो ये स्वॉर्ड आसपास के सारे लोगों के अंदर का पॉइजन की पावर अपने अंदर खींचने लगता है और धीरे धीरे करके सब लोग को ठीक करता रहता है, यहाँ तक कि हमारे प्रीस्ट भी ठीक होने लगते हैं। और ऐसे ही जो ये आस्था का तीसरा वाला स्वॉर्ड है ये सबको वहां पे ठीक कर देता है। तो अब आस्था के पास 3 स्वॉर्ड आ चुके हैं। एक स्वॉर्ड ऐसा है जो कि जिसके हिट करने से लोगों के ऊपर का मैजिकल स्पेल कट जाता है, ठीक है। पहला स्वॉर्ड जो कि बड़ा वाला स्वॉर्ड है वो लोगों का मैजिक स्पेल काट सकता है। दूसरा स्वॉर्ड है जो लोगों के मैजिकल स्पेल को अपने अंदर खींच सकता है और वापस से उनके ऊपर अटैक कर सकता है। और ये तीसरा वाला स्वॉर्ड है जो कि अपने विसिनिटी में आसपास के लोगों के अंदर के ऊपर जो कर्स मैजिक किया गया है उसको अपने पास खींच सकता है और उनके कर्सेस को अपने अंदर खींच सकता है। ये स्वॉर्ड स्पेल्स को तोड़ सकता है। फिर उसके बाद आस्था बोलता है कि इस नए स्वॉर्ड की मदद से मेरे को लगता है कि शायद मैं मेरे सारे के सारे मैजिकल नाइट्स को वापस से इंसानों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। थैंक गॉड मुझे आखिर इसका तोड़ मिल गया। तो ये सब देखने के बाद हमारे सुपर सेन एल्फ बोलता है तुमने मेरे मैजिकल पॉइजन को कैसे तोड़ दिया, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो जब यूनो के पास जाता है बोलता है अरे तुम तो एल्फ हो तो तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो। ये सब बोल के इस बंदे का दिमाग फटने लगता है। ये बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी हमें इस बंदे का बैक स्टोरी दिखाते हैं कि ये बंदा जो होता है वो एक अच्छा एल्फ होता है, वो एक गार्डनर टाइप का एल्फ होता है। उसकी जो मैजिकल पावर होती है वो हमेशा उसको प्लांट्स के पास लेके जाती है। तो ऐसे ही कुछ सारे प्लांट्स को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं ये प्लांट्स लिक्ट को उसके शादी में दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे राया आता है और वो बोलता है कि नहीं यार ये जो प्लांट्स है ये लिक्ट को नहीं पसंद आएंगे क्योंकि ये बड़े से अजीब से प्लांट है। लेकिन लिक्ट तभी यहाँ पे आके बोलता है कि नहीं ये जो प्लांट्स है ना ये हमारे एल्फ्स और ह्यूमंस के बीच में एक ब्रिज बनेंगे और हम दोनों सही से रहेंगे, तो ये प्लांट्स मुझे बहुत पसंद आएंगे। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा सुपर सेन एल्फ होता है इसका दिमाग और फटने लगता है और इसकी मैजिकल पावर इसके बॉडी से बाहर निकलने लगती है। तो फिर ये देखने के बाद यूनो और आस्था दोनों ही बोलते हैं कि ये अभी न एक इंसान है न कि एक एल्फ है, ये कुछ और चीज में कन्वर्ट
हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें इसे रोकना पड़ेगा। और ये बंदे की पूरी पावर येलो से रेड हो गई होती है। तो फिर इसको रोकने के लिए यूनो इसके प्लांट्स के ऊपर अपना विंड मैजिक से अटैक करता है और एक रास्ता खोलता है आस्था के लिए, और आस्था पीछे से जंप मार के भागता है इसको अटैक करने के लिए, और अपने नए वाले स्वॉर्ड से आस्था इसके छाती पे इसको भोग देता है। और जैसे ही आस्था ये करता है तो उसके स्वॉर्ड ने ये बंदे के अंदर की सारी एल्फ वाले पावर को खींच लिया होता है, और ये बंदा वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है। लेकिन ये इस वक्त बेहोश होता है। फिर इसके बाद सारे बच्चे भाग के जाते हैं यूनो और आस्था के पास, और उनसे गले मिलते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत खुश है कि हमारे दोनों बड़े भाई यहाँ पे आ गए और उनने हमें बचा लिया। यहाँ तक कि हमारे प्रीस्ट भी ठीक हो जाते हैं और बोलते हैं यूनो और आस्था थैंक यू सो मच, तुमने हमारे गांव को वापस बचा लिया है। और हमारी सिस्टर भी रोने लगती है खुशी खुशी। तो हमारा आस्था एक सेकंड भी नहीं छोड़ता है, बोलता है सिस्टर आई लव यू, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन तभी ही सिस्टर अपने वाटर अटैक से आस्था के ऊपर हमला कर देते और बोलते सॉरी आस्था, ये तो मुझे हैबिट हो गई है इस अटैक की। तो आस्था बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, प्लीज मुझ पे वापस से ऐसा अटैक करो। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारे पैलेस के अंदर ये नल्ला सा किंग बैठा होता है, जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये दो लड़कियों के ऊपर बैठ के सो रहा होता है। तभी यहाँ पे एक इंसान आता है और वो बोलता है कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा किंगडम डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों ने हमला किया है और हम लोग के पास कुछ नहीं करने के लिए। तो ये किंग बोलता है अरे जूलियस संभाल लेगा यार, तुम निकलो यहाँ से, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, तुमको दिखता नहीं है। तो ये बोलता है सर प्रॉब्लम वही है कि जूलियस सर कहाँ है वो हमें नहीं पता है, महोदय से हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो भी कैप्टन है वो लोग में से भी कुछ कैप्टन हमारे बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे और कुछ कैप्टन आपस में ही लड़ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता सर, आप कुछ बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब सुन के किंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी एल्फ गैंग उनके बड़े से पत्थर में उड़ के जा रही होती है रॉयल कैपिटल के पास, और यहाँ पे हमारा जो लिफ्ट होता है वो एक स्टोन की तरह एक कोने में खड़ा होता है और एकदम से कंफ्यूज रहता है। मीनवेल हमारे हीरोज जो कि होते हैं चोटी वाले बाबा, नोवेल और मिमोसा, ये लोग जा रहे होते हैं उड़ के रॉयल कैपिटल के पास उसको बचाने के लिए, और यूनो और आस्था मजे से खाना खा रहे होते हैं और सिस्टर और सब लोग को पूरी स्टोरी बता रहे होते हैं कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और वो लोग खतरे में कैसे हैं। मीनवेल सिस्टर आस्था को हील कर रही होती है। ये लोग ऐसे बातें करते रहते कि तभी ये जो बंदा जो कि सुपर सेन एल्फ बन चुका होता है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद बोलता है कि प्लीज तुम लोग मुझे भी तुम्हारे साथ लेके चलो, मुझे भी तुम्हारा हेल्प करना है। मैं पहले पता नहीं कैसे एक एल्फ में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन वो जो एल्फ मेरे अंदर था वो मुझे भले ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा था कि वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एल्फ जो मेरे बॉडी के अंदर आ गया था वो भी किसी और के माइंड कंट्रोल के अंदर फंसा हुआ था। तो इससे मुझे क्या लग रहा है, मैं अभी मेरी बात बता रहा हूँ कि जो शायद से सब एल्फ्स की आत्मा है ना, ये लोगों को इन लोग के ऊपर बदला नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमारा 40 बंदा है इसने सारी की सारी एल्फ्स की आत्मा को करप्ट कर दिया है, ताकि वो लोग जैसे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर आ जाए तो वो लोग जानबूझ के लोगों से बदला ले। क्योंकि देखो ये बंदा बोल रहा है कि इसको इन लोग के ऊपर हमला नहीं करना था, उसके साथ साथ जो एल्फ की आत्मा थी वो भी एकदम जेंटल थी इसके अंदर वाली, उसको भी हमला नहीं करना, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और एंड में जब वो हारने लगा तो उसकी बॉडी वापस से चेंज होने लगी और वो खुद ही एल्फ से किसी और चीज में कन्वर्ट होने लगा, और ऐसा मेरे को लगता है बार बार होने वाला है। तो इसके ठीक बाद आस्था, यूनो और तो और हमारा ये प्लांट बॉय तीनों ही रेडी होते हैं निकलने के लिए रॉयल कैपिटल की तरफ। तो सारे बच्चे बोलते हैं प्लीज तुम लोग मत जाओ, लेकिन फिर सिस्टर इनको रोकती है और बोलती है कि नहीं बच्चों, तुम्हें इनको जाने देना चाहिए क्योंकि ये लोग है रॉयल गार्ड्स और इनकी यही जिम्मेदारी कि ये लोग हमारे किंगडम को बचा के रखे, तो तुम हमारे मैजिक नाइट्स को नहीं रोक सकते हो। तो ऐसे ये लोग वहां से निकल लेते हैं कैपिटल की तरफ। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा मैग्ना वेनिसा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने स्पेल का, और वो देखता है कि आसमान में से ये बड़ा चमकीला गोला जा रहा होता है। मीनवेल जो हमारे यूनो, आस्था और ये प्लांट बॉय आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये लोग फील करते हैं कि इनके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे वहां पे बहुत सारे एल्फ्स का हमला हो रहा है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग स्प्लिट अप होंगे और एक बंदा जाएगा लेफ्ट साइड पे अटैक करने के लिए और एक दो बंदे जाएंगे राइट साइड पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे पहले यूनो और आस्था झगड़ा करते हैं कि कौन अकेला जाएगा और कौन इस प्लांट बॉय को अपने साथ लेके जाएगा। आस्था बोलता है कि प्लांट बॉय को तुम लेके जाओ, यूनो बोलता है कि नहीं प्लांट बॉय को तुम लेके जाओ। तो ऐसे ये लोग थोड़ा और झगड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि आस्था की बात सुन के ये लोग बोलते हैं कि अच्छा यूनो एक काम करो, इसको तुम तुम्हारे पास लेके जाओ क्योंकि मेरे पास मेरा स्वॉर्ड है, मैं मेरे स्वॉर्ड से इन लोग के अंदर की एल्फ पावर डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है इनको रोकने के लिए, तो प्लांट बॉय के मैजिक से तुम उनको रोक सकते हो। तो यूनो बोलता है ठीक है यार तुम्हारी बात में दम तो है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये जो बड़ा सा चमकीला गोला आगे बढ़ रहा होता है उसमें से लक एक टाउन को देख के उसके ऊपर कूदता है अटैक करने के लिए, और ये सब चीज हमारे मैग्ना और तो और वेनिसा देख लेते हैं। तो वो मैग्ना अपने कूल बाइक को बाहर निकालता है और उसके ऊपर वेनिसा के साथ बैठ के जाता है ये एरिया का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ये सीन में मैग्ना की नसीब चमक जाती है, भाई वेनिसा बैठी होती है उसके साथ बाइक पे। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि लक ये टाउन के अंदर अपनी लाइटनिंग मैजिक यूज करके सारे के सारे टाउन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। आप लोग ये बात ध्यान में रखो कि ये बंदा लक नहीं है, इसके अंदर एक एल्फ की आत्मा है और ये अभी सुपर सेन लक बन चुका है। तो सुपर सेन लक को देख के मैग्ना और तो और वेनिसा को यकीन नहीं होता कि ये क्या कर रहा है। वो लोग बोलते हैं कि ओए लक तू क्या कर रहा है, तू लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तो लक बोलता है लक, ऐसा बोल के वो इन दोनों के ऊपर हमला करता है। तो ये लोग पहले डॉज करते हैं, फिर से बोलते हैं कि तू रुक जा भाई क्या कर रहा है, लेकिन लक अपने दोनों हाथ यूज करके इन लोगों के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करता है और बोलता है कि मैं लक वक नहीं हूँ भाई, लक तो मेरे अंदर सो रहा है, मैं हूँ सुपर सेन लक और मेरे ऊपर तो फॉरबिडन मैजिक यूज किया गया है, इसीलिए मैं वापस से रीइंकार्नेट करके यहाँ पे आ गया हूँ और मैं तुम सब छोटे मोटे इंसानों को खत्म करने वाला हूँ। वेल मेरी बात छोड़ दो, अभी जो हमारा बड़ा सा हाइड आउट यहाँ से जा रहा है वो तुम्हारे रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने वाला है। मीनवेल मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के लिए कूद गया था और अब तुम लोग मेरे रास्ते और टाइम पास के बीच में आ रहे हो, तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा।
ऐसा बोल के लक हमला करता है मैग्ना के ऊपर और वो एक सिंगल अटैक में मैग्ना के पेट को फाड़ देता है। लेकिन तभी ही मैग्ना अगले ही सीन में बच जाता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हमारी वेनिसा का जो छोटी वाली बिल्ली है वो आ गई होती है और आप लोग को तो पता है कि इस बिल्ली के पास फेट को चेंज करने की ताकत है। फिर इसके बाद मैग्ना अटैक करता है लक के ऊपर, लेकिन हमारी बिल्ली इस बार मैग्ना को टच करती है और मैग्ना अटैक नहीं कर पाता लक के ऊपर। तो हमारी वेनिसा बोलती है कि असल में जो हमारी बिल्ली है उसको पता है कि सामने जो बंदा है मैग्ना के वो लक है, और हमारी बिल्ली ने ये कसम खा के रखा है कि वो हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स को बचा के रखेगी, इसीलिए वो मैग्ना को अटैक नहीं करने देते रही लक के ऊपर। इवन तो लक को इस वक्त कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो बॉडी तो लक की है, इसीलिए बिल्ली को पता है कि अगर मैग्ना ने लक के ऊपर अटैक किया तो असली लक की बॉडी को डैमेज होगा। तो फिर मैग्ना बोलता है कि अरे वेनिसा तुम तुम्हारी बिल्ली को 2 मिनट रोक के रखो, मुझे लक के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा ताकि वो जाग जाए। ऐसा बोल के मैग्ना अपना स्कैटर शॉट लक के ऊपर फेंकता है और हम सबको पता है कि ये जो नया वाला अटैक है ये अपने टारगेट को हिट करने के पहले गायब हो जाता है। तो लक ऐसे ही खड़ा होता है और ये फायरबॉल उसके पास पहुंच के गायब होता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लक इसको डॉज करके यहाँ वहां भागने लगता है और लक बहुत तेज रहता है इस सीन में। फिर लक मैग्ना के ऊपर हमला करता है और मैग्ना इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है, लेकिन तभी ही हमारी वेनिसा अपने थ्रेड मैजिक से मैग्ना को पीछे खींच लेती है और उसको बचा लेती है। उसके बाद मैग्ना वापस से लक के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक करता है और लक उन सबको डॉज करता रहता है। ऐसे ही इनकी फाइट चलती रहती है। मैग्ना अटैक पे अटैक करता है, लक सबको डॉज करते हुए जंप मारता है यहाँ से वहां। फिर वेनिसा अपने थ्रेड मैजिक से मैग्ना को लक के एकदम करीब लेके जाती है और फिर मैग्ना एकदम क्लोज कॉम्बैट में अटैक करने वाला होता है लक के ऊपर, लेकिन तभी ही लक मैग्ना को पकड़ लेता है और बोलता है अब तू क्या करेगा। तो मैग्ना अपने हाथ में ही अपने फायरबॉल को फोड़ देता है और बोलता है कि अगर तू असली लक होता तो तू समझ सकता था कि मैं ये चीज करने वाला हूँ, लेकिन तू असली लक नहीं है, इसीलिए तू मुझे कभी समझ नहीं पाएगा। उसके बाद मैग्ना बहुत सारे फायरबॉल्स को अपने और लक के ऊपर मारता है जो कि उसके आसपास में होते हैं और एक दूसरे को फोड़ने लगता है। फिर वो एकदम पावरफुल वाला फायरबॉल लेता है और वो एकदम क्लोज कॉम्बैट में लक के ऊपर मारता है और ये वाला एक्सप्लोजन बहुत ही खतरनाक होता है। इससे लक नीचे गिरता है और ऑलमोस्ट से हार चुका होता है। तभी मैग्ना आगे आता है और अपने बाइंडिंग मैजिक से लक को बांध देता है और बोलता है कि अब तू मुझे ये बता कि मेरा दोस्त लक कहाँ पे है, ऑन द स्पॉट तू उसको ठीक कर, समझा क्या। लेकिन तभी हमारा सुपर सेन लक हंसने लगता है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है और ये पूरी की पूरी बिजली आके हमारे सुपर सेन लक के ऊपर गिरती है और सुपर सेन लक अपने नेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो हो जाता है सुपर सेन 2 में। और ये सब चीजों को आस्था आसमान से देख रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा दूर होता है। तो वो बोलता है यहाँ पे बिजली क्यों कड़क रही है, मुझे कैसे भी करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा। और सुपर सेन 2 फॉर्मेट में तो भाई लक एकदम गॉड लेवल पे पहुंच जाता है। वो इतना स्पीड यहाँ से वहां भागता है कि दोनों मैग्ना और तो वेनिसा इसको दिखता ही नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और वो हर जगह जाके पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करता रहता है। फिर वो 1 मिली सेकंड के अंदर मैग्ना के पीछे आ जाता है और उसको पेट को भोग देता है, लेकिन यहाँ पे वापस से हमारी फेट वाली कैट ने इसको चेंज कर दिया होता है। तो हमारा सुपर सेन 2 लक बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक ऐसा कर सकती है, तेरा पावर एक टाइम के बाद तो खत्म हो ही जाएगा ना मेरी प्यारी विच, और जब वो होगा तब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के लक कम से कम 10-12 बार मैग्ना के ऊपर हमला करता रहता है और बार बार फेट उसको चेंज करती रहती है। हमारी ये बिल्ली बार बार फेट चेंज करके मैग्ना को बचाती रहती है क्योंकि यहाँ पे लक की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि मैग्ना देख ही नहीं पाता है। वो धड़ाधड़ मैग्ना के पेट को काटता रहता है, लेकिन हर बार पेट चेंज होता रहता है। लेकिन ऐसे ही वेनिसा की पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लक ने मैग्ना को उसके मुंडी से पकड़ के रखा होता है और हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। और वेनिसा भी जमीन पे गिरी हुई होती है, उसकी पूरी हालत खराब होती है यहाँ पे, और जो उसकी बिल्ली होती है वो भी ऑलमोस्ट से गायब होने वाली होती है। तभी ही मैग्ना बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पता है कि लक तुम्हारे अंदर जिंदा है अभी भी और वो बाहर आएगा और तुझे रोक देगा। मीनवाइल हमारी वेनिसा भी बोलती है कि मेरे छोटे भाई लक को तू वापस से मुझे दे दे। ये सीन में मुझे बहुत बुरा लग रहा था देख के, क्योंकि यहाँ पे मैग्ना की एकदम हालत खराब होती है और लक ने जब उसको पकड़े रखा होता है तो उसके आंखों से आंसू निकल रहा होता है। इसका ये मतलब होता है कि लक उसके अंदर अभी भी जिंदा है और वो रोक रहा है इस एल्फ बॉय को अटैक करने से, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है ऐसा। यहाँ पे वेनिसा अपने थ्रेड से सुपर सेन लक को बांध देती है और बोलती है कि लक उठ जा, लक उठ जा। ये दोनों के दोनों ऐसा बोलते रहते हैं लक को, लेकिन लक नहीं उठता है और इस सुपर सेन लक वेनिसा के थ्रेड को तोड़ देता है और इसके बाद वो अपना एक थंडर बोल्ट बनाता है और उससे मैग्ना को भोंकने ही वाला होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वहां पे आस्था की एंट्री होती है। असल में जो हमारी बिल्ली होती है उसने खत्म होने के पहले अपने फाइनल थ्रेड को यूज किया होता है और आस्था को उससे बांध दिया होता है और वो आस्था को आसमान से खींच के नीचे लेके आती है। और जैसे ही आस्था यहाँ पे आता है तो वो अपने डीमन मोड में ऑन द स्पॉट खड़ा हो जाता है और वो लक के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि ओए तू मेरे दोस्तों को मुझसे नहीं छीन सकता है। फिर ये सुपर सेन लक बोलता है कि अबे ओए छोटू, तेरे अंदर तो कोई भी मैजिकल पावर है ही नहीं, तू तो मेरे स्पीड को मैच भी नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के वो अपने गॉड स्पीड में यहाँ से वहां जंप करता रहता है और आस्था उसको नहीं देख पाता है, ऐसा इसे लगता है। फिर तभी ये आस्था के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी आस्था पीछे घूम के इसके अटैक को रोक देता है। उसके बाद आस्था और सुपर सेन लक दोनों ही हवा में फाइट करते रहते हैं। आस्था इसका पीछा करता है, इसके ऊपर हमला करता रहता है, लेकिन सुपर सेन लक यहाँ से वहां जिगजैग भाग के अपने लाइटनिंग इसके ऊपर छोड़ता रहता है और आस्था इन सबको अपने स्वॉर्ड से काटता रहता है और इनकी जो फाइट होती है बहुत ही अमेजिंग दिखती है। उसके बाद सुपर सेन लक मैग्ना और तो और वेनिसा के आगे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है अरे नॉट बैड भाई, अब हम अच्छे से लड़ेंगे।
इसके बाद सुपर सेन लक आस्था के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करता रहता है और आस्था इसके अटैक को नहीं रोक पाता है, वो कैसे भी करके डॉज करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये लोग एक स्मोक स्क्रीन लगाते हैं और आस्था लक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर सेन लक आस्था के सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पाता है। तभी वो बोलता है कि देखो आस्था, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे अटैक्स को कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मैजिक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे माना को सेंस नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे माना को सब जगह पे छोड़ रहा हूँ, जिस वजह से तुम्हारे जो ये स्वॉर्ड है वो मेरे माना को चूस ले रहा है। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ रहा है कि एक साइड से मेरा माना खत्म हो रहा है, चूसा जा रहा है, मुझे समझ जाएगा कि तुम उसी साइड से एंट्री ले रहे हो। ऐसा बोल के ये आगे बढ़ता है स्मोक स्क्रीन के आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए, और इसको समझ जाता है कि आस्था इसके ठीक सामने ही है और ये आस्था के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ही वेनिसा आस्था का पैर खींच लेती है और मैग्ना उसके पैर के ऊपर लगे हुए थ्रेड को फोड़ देता है। तो इससे आस्था का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाता है और लक का टाइमिंग मिस हो जाता है और वो अपना अटैक मिस कर देता है और आस्था इसी को यूज करता है लक के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो अपने स्वॉर्ड से लक को ऐसा मारता है कि वो जमीन में धंस जाता है। उसके बाद लक का सुपर सेन फॉर्म डाउन हो जाता है और लक पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था जाके उसको पकड़ता है और उसको अपने स्वॉर्ड से दबा के मारने लगता है। बोलता है कि तू मुझे लक को वापस दे दे, लेकिन तभी ही लक अपने सुपर सेन फॉर्म में आता है और वापस से इतनी बिजली मारता है कि आस्था ये देख के डर जाता है। बोलता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी पावर है, और आस्था अपने स्वॉर्ड से इसको मार नहीं पाता। लेकिन तभी ही वेनिसा और मैग्ना यहाँ पे आते हैं और दोनों ही मिलके आस्था के स्वॉर्ड को पकड़ के लक को उससे हमला करते हैं, और यहाँ पे ये तीनों लोग मिलकर लक के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। मैग्ना और वेनिसा दोनों ही बोलते हैं कि तुम हमें लक को वापस दे दो, और वेनिसा बोलते हैं कि मुझे मेरे भाई को वापस दे दो, मेरे छोटे भाई को छोड़ दे तू एल्फ। उसके बाद हमें दिखाते हैं लक का एक ऐसा सीन जहाँ पे लक एक ब्लैक होल के अंदर फंसा हुआ रहता है और वो उसके बच्चे वाले फॉर्म में होता है। वहाँ पे उसको उसकी मॉम लक लक ऐसे करके बुला रही होती है, तो वो उसके मॉम के पास जाता रहता है और उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें हमेशा मेरे साइड में ही रहना है, तुम इस जगह से कभी बाहर मत जाना, तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ रह के उनकी देखभाल करनी है। तो लक बोलता है हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऐसा बोल के वो हंसते हंसते जाता रहता है इनके पास। लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जहाँ पे आस्था मैग्ना और वेनिसा के लोग तीनों मिलकर सुपर सेन लक के ऊपर आस्था के स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे सुपर सेन लक बोलता है हंसते हंसते कि अभी मैं तुम तीनों को मेरे साथ लेके चला जाऊंगा, हम चारों लोग एक साथ खत्म हो जाएंगे। ऐसा बोल के वो अपने अंदर की मैजिकल पावर को और अनलिश कर रहा होता है। ये सेम टू सेम वैसा ही अटैक कर रहा होता है जो कि हमारे प्लांट बॉय ने किया होता है। तो ये देख के आस्था बोलता है कि अरे इसका मैजिकल पावर एकदम से चेंज हो रहा है और ये वापस से न एक ह्यूमन में बनने वाला है न एक एल्फ बनने वाला है, ये कोई और ही चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने बोला था ना कि कैसे इन लोग के ऊपर किसी ने कोई और ब्रेन वॉशिंग मैजिक करके रखा है इन सब एल्फ्स के ऊपर, क्योंकि जब भी ये एल्फ्स हारने वाले हो रहे हैं ये लोग अपने आप को एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में डाल रहे हैं, जो कि मेरे को लगता नहीं कि एल्फ सही में करना चाहते हैं। तो इससे मुझे ये समझ आई कि जो एल्फ्स है ना इनको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, और ये ऐसे ही ये बंदा अपनी सारी की सारी मैजिकल पावर को बाहर छोड़ने वाला होता है और आस्था इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि छोटा लक अपनी मॉम के साथ भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसको सुनाई देता है आस्था की आवाज। वो बोलता है कि लक प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। तो उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और लक बोलता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के लक वो पोर्टल से वापस बाहर कूद जाता है, और जैसे ही वो बाहर भाग रहा होता है तो हमें उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं कैसे वो सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोगों से मिला हुआ रहता है और सबको अपना बड़ा भाई, अपना फैमिली मेंबर, अपना दोस्त के सब मान रहा होता है। इस फ्लैशबैक में हमें ये मालूम पड़ता है कि लक ने वेनिसा को अपनी बड़ी बहन माना होता है और उसने मैग्ना को अपना बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट राइवल मान के रखा होता है। और जैसे ही जो असली सुपर सेन लक होता है उसकी पावर खत्म होने वाली होती है और आस्था उसकी पावर को अपने अंदर खींचने वाला होता है, तभी हमें वो लोग उस एल्फ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो एल्फ बोलता है कि मैं भी चाहता था कि हम इंसान के साथ रह सके, हम भले ही एल्फ्स है लेकिन मैं चाहता था कि हम लोग एल्फ्स इंसान के साथ दोस्ती कर पाए। वेल मैं खुश हूँ कि तुम मुझे वापस से रोक रहे हो। तो इससे तो अभी 100% क्लियर हो रहा है कि इन सब जो एल्फ्स के अंदर किसी ने तो ब्रेन वॉशिंग वाला मैजिक करके रखा है, क्योंकि देखो ये एल्फ अभी खत्म होते हुए खुश हो रहा है, अगर इसको बदला लेना होता तो ये खुश नहीं होता था। और यहाँ पे आस्था अपने स्वॉर्ड से इस मैजिक को तोड़ देता है और हमारा लक वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और वो जैसे ह्यूमन फॉर्म में आता है तो वो रोता रहता है, बोलता है कि दोस्तों क्या मैं अभी भी ब्लैक बुल का मेंबर हूं ना। और ये सीन देख के मुझे थोड़ा इमोशनल फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे लक को लग रहा था कि शायद उसने उसकी फैमिली को वापस से खो दिया है। तो मैग्ना यहाँ पे आता है, लक को गले लगाता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स तू है यार, और लक फूट फूट के रोता है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि लक मस्त एक लात मारता है मैग्ना को और बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरी परवाह करने के लिए। इसके बाद वेनिसा और आस्था दोनों ही बोलते हैं चलो हम खुश है कि लक वापस से आ गया, और मैग्ना तुम तो कितना मस्त मर्दों की तरह लक को गले लगा रहे थे, तुम तो डेफिनेटली लक के बेस्ट फ्रेंड हो। तो मैग्ना शर्मा के बोलता है कि ओए इस टॉपिक के ऊपर बात मत करो। फिर उसके बाद लक बोलता है कि आस्था तुमने मुझे ठीक कैसे किया। तो आस्था बताता है कि उसके पास ये नया स्वॉर्ड आया है जिस स्वॉर्ड की मदद से वो इन लोग का फॉरबिडन मैजिक को तोड़ पा रहा है। तो बोलता है अच्छा ये तो सही है। फिर आस्था बोलता है मुझे इसी स्वॉर्ड की मदद से बाकी लोगों को भी बचाना है, तो अभी हम जाते हैं रॉयल कैपिटल की तरफ जहाँ पे बहुत हमला हो रहा है। तभी लक बोलता है कि आस्था मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो एल्फ की आत्मा थी ना वो बहुत काइंड आत्मा थी, वो नहीं चाहती थी इन लोग के ऊपर हमला करने के, लेकिन वो किसी और के मैजिक के अंडर में था और ऐसे ही वो इन लोग के ऊपर हमला कर रहा था। तो आस्था बोलता है कि हाँ इस वजह से तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों ह्यूमंस और एल्फ्स दोनों को ही बचाऊं और हमारे किंगडम को ही बचा के रखूं। उसके बाद आस्था इन लोगों को पूरी स्टोरी बताता है कि क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ है और सब एल्फ्स ये सब कहां से आए हैं। तो लक वापस से अपने सुपर सेन 2 वाले फॉर्म में आता है और बोलता है कि मुझे अभी भी वो बंदे का मैजिकल पावर मेरे बॉडी के अंदर फील हो रहा है। ऐसा बोल के ये इन तीनों को पकड़ के लेके जा चाहता है सुपर सेन स्पीड से रॉयल कैपिटल की तरफ। यहाँ पे ये लोग असल में वेनिसा का थ्रेड यूज करते हैं और लक इन लोगों को खींच के लेके जा रहा होता है। ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे
तीनों के तीनों हीरोज पहुंच गए होते हैं उनके बेस के पास, और वो लोग देखते हैं कि उनका जो ब्लैक बुल का बेस होता है वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो आस्था थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि यामी के सब बीस्ट यहाँ पे होते हैं। तो आस्था उनसे पूछता है कि अरे तुम लोग मुझे बताओ क्या हुआ यहाँ पे, और बाकी लोग कहाँ पे? तो वो लोग बोलते हैं वहाँ पे है। तो आस्था जब वहाँ भाग के जाके देखता है तो देखता है कि वहाँ पे होते हैं हमारा गॉर्डन जो कि होता है जोकर बॉय, हमारी ग्रे, और तो और हमारा न्यू बंदा बाल वाले बाबा। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और ये लोग यहाँ पे बैठ के इन लोग को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो। और ये लोग बोलते हैं कि ये पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों की वजह से। उसके बाद मैग्ना बोलता है कि अरे ये बाल वाले बाबा कौन है? ऐसा बोल के वो जाता है हमारे बाल वाले बाबा के पास, लेकिन तभी ही बाल वाले बाबा उसकी एनर्जी अपने अंदर खींचने लगते हैं। तो बोलता है मैग्ना, अरे ओए तू क्या कर रहा है? मेरे अंदर पहले ही बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी और तू मेरी एनर्जी अपने अंदर खींच रहा है। तो ये बोलते कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम अगर मेरे पास आओगे तो तुम्हारा एनर्जी मैं खींच लूंगा। तभी आस्था यहाँ पे आता है और बोलता है ये है हमारे टीम का सबसे पुराना मेंबर और तो और हमारे घर का मेन ओनर हेनरी। इसके पास ये तकलीफ है, इसे एक बीमारी है कि जिस वजह से कोई भी इसके पास आता है तो ये उसकी मैजिकल पावर को अपने अंदर खींच लेता है, इसीलिए इसके पास सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल मैजिकल पावर है ही नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो जोकर बॉय होता है वो अपने ऐसे बात करता रहता है और आस्था उसकी सारी बात समझ रहा होता है। तो ये देख के वेनिसा, लक और तो और मैग्ना बोलते हैं अरे आस्था तुमको इसका बड़ा वाली बात कैसे समझ में आ रही है? आस्था बोलता है मेरे को इन सबसे बात करने की आदत है। सेम टू सेम वो हेनरी की बातें समझ लेता है और ग्रे की बातें समझ लेता है और बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे ऊपर गाची ने हमला किया क्योंकि वो खुद एक एल्फ में कन्वर्ट हो गया, लेकिन गाची के अंदर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है इसीलिए उसने तुम लोग को खत्म नहीं किया। उसके बाद तुम्हारे ऊपर और हमला हुआ और गाची यहाँ से अटैक करके निकल गया, ठीक है? अब हम जाके गाची को बचाएंगे क्योंकि वो रॉयल कैपिटल की तरफ गया है, ठीक है? ऐसे बोल के लोग बातें करते ही रहते हैं कि तभी इनको इनके पीछे से एकदम खतरनाक आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे आ रही होती है चामी, जिसके खुद के मुंह के ऊपर एक एल्फ वाला सिंबल बन चुका होता है और चामी के पीछे उसकी पूरी शीप्स की गैंग होती है। और इस वक्त चामी एकदम गुस्से में लगती है और ये देख के सब लोग डर जाते हैं। चामी यहाँ पे आके बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम में से वो कौन था जिसने मेरे पूरे वेजिटेबल गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया? मैंने इतना मेहनत से गार्डन को यहाँ पे बना के रखा था और किसने डिस्ट्रॉय किया? मुझे बताओ। मैंने ये गार्डन को इसलिए बनाया ताकि यहाँ पे मैं अच्छा खाना उगा सकूं और उसको मैं तुम लोगों को खिला सकूं, लेकिन किसने तुम में से डिस्ट्रॉय किया? मुझे बताओ, मुझे उसे तोड़ना है। और जो ये गुर्राने की आवाज आती होती है वो चामी के पेट से आ रही होती है। फिर चामी बोलती है कि मैं सिर्फ सॉस खा के कैसे जिंदा रहूंगी? ऐसा बोल के वो उसके गाल पे वो सॉस को चाट लेती है। तब हमें मालूम पड़ता है कि चामी असल में एल्फ नहीं बनी होती है और उसके गाल पे सिर्फ सॉस लगा होता है। फिर चामी आस्था से पूछती है कि आस्था मुझे बताओ ये किसने किया है? और चामी इस में बहुत खतरनाक लगती है। आस्था बोलता है ये सब किया है आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों ने। तो चामी बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोल के चामी बोलती है चलो तुम सब मेरे साथ चलो उस पर अटैक करने के लिए। यहाँ पे चामी इनकी लीडर बन गई होती है। तो ये लोग बोलते हैं कि मैं, वेनिसा, मैग्ना और हम 4-5 लोग तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारी मैजिक पूरी तरह से खत्म हो गई। तो चामी बोलते हैं क्या मैजिक खत्म हो गई है? 2 मिनट रुको। ऐसा बोल के वो अपने बहुत सारे शेफ्स को जिंदा करती है और उसके सारे के सारे शिप्स वहां पे फटाफट खाना बनाते हैं और बोलते हैं कि ये खाना खाओ और तुम्हारी मैजिकल पावर को अपने अंदर लेके आओ। तो सब लोग बोलते हैं हमें खाना नहीं खाना है। तो बोलती है खाना खाओ। तो सब लोग धड़ाधड़ खाना खाने लगते हैं और उनके अंदर उनकी मैजिकल पावर आने लगती है। ये सीन में मुझे चामी बहुत पसंद आती है। सही में ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर है इस एनिमे की। और जैसे ही सब खाना खाते थे उनकी पावर बढ़ती रही तो सब लोग बोलते हैं कि अरे अब सही हो गया, हमारे अंदर पावर आ रही है। तो चामी बोलते हैं कि हाँ, इसे खाना खाने के बाद तुम्हारे अंदर पावर आई क्योंकि ये मेरे सुपर शेफ का बनाया हुआ खाना है। तो ये सुन के सब लोग धड़ाधड़ खाना खाने लगते हैं। तो आस्था बोलता है शायद मैं भी ये खाना खाऊं तो मेरे अंदर भी पावर आ जाए। तो चामी बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास 0 पावर है, तुम्हारी पावर कभी वापस नहीं आएगी, तुम टेंशन मत लो। तो आस्था का दिल टूट जाता है बेचारे का। उसके बाद हमारा हेनरी भी इनके साथ खाना खाता रहता है और बोलता है कि मैं कितना खुश हूँ कि मुझे फाइनली मेरे सारे के सारे फैमिली और टीम मेंबर के साथ खाना खाने का मौका मिला। और असल में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सब लोग के पास धड़ाधड़ उनकी एनर्जी आती होती है और हेनरी भी उनकी एनर्जी खींचता होता है। तो इसीलिए सब लोग की एनर्जी खत्म नहीं हो रही होती क्योंकि वो खाना खा के अपनी एनर्जी को अपने अंदर लेके आते हैं। उसके बाद हेनरी खड़ा होता है और बोलता है चलो गाइस मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ। ऐसा बोल के हेनरी अपने पूरे के पूरे टूटे फूटे घर को वापस जोड़ने लगता है और वो बना देता है रेजिंग ब्लैक बुल को और बोलता है तुम लोग सब इस घर के अंदर आ जाओ, अब हम जाएंगे हमला करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग घर के अंदर बैठ के धड़ाधड़ खाना खा रहे होते हैं और रेडी रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। मुझे ना ये सब सीन्स बहुत पसंद आते हैं जहाँ पे इनकी पूरी टीम एक साथ बॉन्डिंग करती रहती है। यहाँ पे ये लोग खाना खाते खाते आगे बढ़ते रहते हैं और तभी ये लोग पहुंच जाते हैं एक कॉमन रेल की सिटी में जिसका नाम होता है हिकारियो। ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है क्योंकि इसके ऊपर अटैक किया होता है 3 मैजिकल एल्फ नाइट ने। इसमें से एक तो हमारा जेरोक्स बॉय होता है और एक होता है पिकॉक गैंग का और एक होता है वो लेडीज वाले गैंग की। तो इसका ये मतलब है कि जेरोक्स बॉय अभी भी जिंदा है। यहाँ पे इन लोगों ने सारे के सारे ह्यूमंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, बहुत सारे लोगों को जख्मी कर दिया होता है और उसके साथ साथ कुछ लोग को जमा भी दिया होता है बर्फ के अंदर। और इनके सामने खड़े होते हैं 3 और नॉर्मल से मैजिकल नाइट्स। वो लोग इनको रोक रहे होते हैं लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे तो ये बंदा भी होता है और ये बंदे ने असल में प्रेइंग मैंटिस को ज्वाइन करके रखा है। ये बंदा कोई और नहीं वही है जिसने हमारी टॉम बॉय को उसके बचने वाला था कि ये इसकी हेल्प करेगा, लेकिन ये डर के भाग गया होता है, ये चश्मिश। फिर यहाँ पे ये तीनों सुपर सेन एल्फ्स अपना नेक्स्ट अटैक करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे हमारे ब्लैक बुल्स के लोग आ जाते हैं। तो इसमें से एक ये मोटू बंदा यूज करता है अपना अर्थ वाला मैजिक और वो एक बड़ा सा पिलर बना देता है, लेकिन हमारे ब्लैक बुल्स के लोग इसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा ये रेजिंग बुल इस दीवार को तोड़ के अंदर घुसता है तो ये तीनों के तीनों सुपर सेन बोलते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। तभी हमारा
हेनरी बाहर आता है और वो अपना रिकॉम्बिनेशन मैजिक यूज करके पूरे के पूरे घर का शेप वापस से चेंज करता है और खिड़की में से निकलती है वेनिसा और वो अपने थर्ड मैजिक से सारे के सारे लोगों को यहाँ पे बचाने लगती है। उसके साथ ही साथ हमारी चामी भी अपने मैजिक से इन सबको बचाती रहती है। मीनवाइल ग्रे बाहर भाग के चाहती है और वो एकदम से शर्मा रही होती है, लेकिन वो फिर भी अपना ये मैजिक कन्वर्जन मैजिक यूज करती है और जो भी लोग बर्फ में जमे हुए होते हैं उन लोग को पानी में कन्वर्ट कर देती है और उन लोग को बचा देती है, और जो लोगों को मिट्टी में अटका के रखा होता है उन लोग को भी वो विंड मैजिक से चेंज कर देती है। ऐसे ही वो सबको बचाने लगती है। उसके बाद हमारा ये बड़ा वाला बुल अपना पंच अटैक मारता है इन तीनों सुपर सेन्स के ऊपर, लेकिन ये लोग उसको डॉज कर लेते हैं। फिर ये सुपर सेन्स अपना अर्थ मैजिक और तो और आइस मैजिक से हमला करते हैं हमारे बड़े बुल के ऊपर, लेकिन इन तीनों का अटैक मिस हो जाता है क्योंकि हमारी जो बिल्ली होती है वो भी सुपर चार्ज हो गई होती है और वो इन लोग के फेट वाले अटैक को चेंज कर देती है। उसके बाद घर में से 3 कैनन निकलते हैं और इन तीनों कैनन के अंदर एक कैनन में होता है हमारा मैग्ना, एक कैनन में होता है हमारा लक और एक कैनन में होता है हमारा जोकर बॉय। तीनों ही अपने मैजिक को इन सब कैनन में लोड करते हैं और हमला करते हैं। मैग्ना अपना फायर मैजिक यूज करता है, लक अपना थंडर मैजिक यूज करता है और हमारा जोकर बॉय यूज करता है पॉइजन मैजिक फॉरबिडन फ्रूट, और ये तीनों के अटैक पड़ते हैं तीनों के तीनों मैजिकल सुपर सेंस के ऊपर। उसके बाद हमारा जोकर बॉय बोलता है देखो मैंने एक नई गुड़िया बनाई है और ये गुड़िया होती है हमारे बाल वाले बाबा की। तो यहाँ पे मैंने एक चीज और नोटिस किया कि इसके डॉल कलेक्शन में जो यामी है ना उसके पास एक स्वॉर्ड भी है। उसके बाद ये तीनों के तीनों सुपर सेन वापस से खड़े होते हैं और वो लोग अपने मैजिकल अटैक को एक साथ जोड़ के एक कॉम्बिनेशन वाला अटैक करते हैं हमारे रेजिंग बुल के ऊपर, लेकिन तभी ही चौथा कैनन खुलता है और उसमें से निकलता है आस्था उसमें से निकल के अपने बड़े वाले स्वॉर्ड से इनके मैजिकल अटैक को तोड़ देता है और उसके बाद वो एक एक करके अपने दूसरे स्वॉर्ड से तीनों के तीनों मैजिकल नाइट्स को ठीक कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो हमारा पॉटी होता है वो ये मैजिकल टैबलेट के पास खड़ा होता है और वो सो रहा होता है। तभी हमें वो लोग छपरी कैप्टन का बैक स्टोरी दिखाते हैं। छपरी कैप्टन अपने बच्चों ने बोलता है कि मैं हमेशा अकेला रहता था, लेकिन तभी मुझे फील होने लगा कि मेरे अंदर किसी और की आत्मा भी है और मुझे ये मालूम पड़ा था कि वो जिसकी आत्मा है वो बहुत ही गुस्से में है, दर्द में है और अकेला है, उसे मेरी मदद चाहिए थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बंदे की मदद करूंगा क्योंकि ये एक तरह से मेरा दूसरा हाफ है और इसी की मदद से मैं हमेशा अपने अकेलेपन को सर्वाइव कर सका था। जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे इसकी याददाश्त मेरे दिमाग में आती रही और मुझे मालूम पड़ा कि ये एक एल्फ था जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ गलत चीजें होने की वजह से इसकी पूरी की पूरी फैमिली और पूरी की पूरी रेस डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके बाद से मैं जब मैजिकल कैप्टन बना और जब मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया तब मुझे हमारे लीडर ने जो कि थे हमारे महोदय उन्होंने ये हेलमेट दिया था। ऐसे ही मुझे मेरा ग्रिम रोल मिला था और ऐसे ही मैं एक मैजिक नाइट बन गया। फिर 1 साल के बाद ये बंदा मेरे अंदर अवेकन हुआ और उसके बाद इस बंदे ने भी अपना खुद का ग्रिम रोल पाया, तो तब मुझे समझ आया कि मेरे अंदर 2 लोग हैं क्योंकि मेरा जो ग्रिम रोल है उसमें से 3 क्लोवर लीफ है और ये बंदे ग्रिम रोल के अंदर 4 क्लोवर के लीफ थे। फिर ऐसे ही टाइम होता गया और मैं एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गया जहां मुझे चूज करना पड़ा मेरे अपने अदर हाफ के बीच में और मेरे भगवान के बीच में जो कि थे जूलियस, और मैंने ये बात छोड़ दी मेरे अदर हाफ के ऊपर और मेरे अदर हाफ ने टाइम लेके हमारे महोदय को खत्म कर दिया और उसी के साथ मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वेल अब जब मेरे महोदय भी खत्म हो गए तो मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलो पॉटी लगता है ये हमारा गुड बाय है, ऐसा बोल के विलियम रोते रोते वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पॉटी अपने नींद से उठता है और बोलता है कि विलियम थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना साथ दिया और तुम मेरे एक अकेले ह्यूमन फ्रेंड थे और अब तुम मेरे अंदर हमेशा के लिए सो सकते हो। ऐसा बोल के वो उस मैजिकल टैबलेट के सामने विलियम के ग्रिम रोल को रखता है और वहां से निकल लेता है और बोलता है कि अभी यहाँ पे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं नहीं मार सकता हूँ। ऐसा बोल के वो आगे आगे बढ़ने लगता है। फिर उसके आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ज़ॉम्बी वाला मेज होता है वो मरा नहीं होता है, वो जिंदा हो गया होता है। हमें तब मालूम पड़ता है कि जब वो मरने वाला होता है तभी उसने एक नया मैजिक सीख लिया होता है जो उसको हेल्प करता है उसकी आत्मा को उसके बॉडी से बाहर निकालने में कुछ टाइम के लिए और वापस से उसके बॉडी के अंदर वो आत्मा को भेजने के लिए। ये मैजिक वो सीख गया होता है और उसने इसी मैजिक के थ्रू अपने ये अटैक से बच गया होता है वो, और उसने खुद के साथ साथ हमारी पागल साइंटिस्ट और तो और ग्रासहॉपर बॉय को भी बचाया होता है। तो वो बोलता है कि अभी मैं इससे बदला लूंगा, लिफ्ट तूने हम लोग को यूज किया और हम लोग को बाद में सैक्रिफाइस की तरह यूज किया, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के ये एकदम गुस्से में रहता है और उसकी एक आंख लाल हो गई होती है, इसीलिए शायद इसने इसकी इस आंख को अब तक छुपाया होता है। उसके बाद वो अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है और वो जाता है हमारे ब्लैक बुल्स के लोगों के पास, बोलता है कि ओए आस्था अब तो मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूँ। लेकिन तभी चामी वहां पे आती है और बोलती तू तो वही है ना द आई ऑफ द मिडनाइट, तू नहीं मेरे बेस को डिस्ट्रॉय किया, मेरे वेजिटेबल डिस्ट्रॉय किया ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के चामी इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था इन लोग को रोकता है और बोलता है कि क्या हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो हमारा ब्लैक बॉय उसको पूरी पूरी कहानी बताता है कि उन लोग के साथ क्या हुआ और कैसे लिक ने उसको धोखा दिया, और वो बोलता है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूं रॉयल कैपिटल में, देखो तुम लोग को रॉयल कैपिटल में पहुंचना है और लिट भी रॉयल कैपिटल में, और तुम अगर यहाँ से वहां जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं मेरे ग्रासहॉपर बॉय को बोलूंगा कि वो हमारी पागल साइंटिस्ट का डार्क मैजिक यूज करे और उसके साथ वो अपना बड़ा सा स्पेशल मैजिक का सर्कल बनाए, उसमें तुम तुम्हारे पूरे के पूरे घर को एक साथ लेके अंदर पहुंच सकते हो। तो इसमें तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा है, हम दोनों को मिलकर लिफ्ट से बदला लेने का है। तो आस्था बोलता है नहीं, हम दोनों को बदला नहीं लेने का, बदले से तुझे लेना है, मैं उन लोग को बचाना चाहता हूँ। ऐसा बोल के आस्था पकड़ता है हमारे ये ज़ॉम्बी वाले बंदे को और इसके ऊपर हमला पे हमला करने लगता है। बोलता है कि एक तो तूने पहले हमारे ऊपर हमला किया था, उसके बाद तूने रॉयल कैपिटल के ऊपर हमला किया और अब तू बोल रहा है
कि तुझे इन लोग से बदला लेने का है। भाई पहले तो तेरे गलतियों का अटोन तो कर, तुझे बदला लेने का हक नहीं बनता। और अब हम लोग तुझे यूज करेंगे रॉयल कैपिटल में जाने के लिए और हमारे क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए। तो अब तू हम लोग के लिए काम करेगा, समझा क्या? और ये सीन में आस्था तो इस बंदे को बहुत तोड़ता है। उसके बाद आस्था जाता है हमारे ग्रासहोपर बॉय के पास और उसको बोलता है कि भाई बताओ क्या तुम्हें बदला लेने का है? तो ये बोलता है नहीं मुझे बदला नहीं लेना, मुझे सिर्फ जाके लिक्ट सामा से एक बार बात करना और पूछना कि उन्होंने हमारे ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद आस्था पूछता है हमारी मैड साइंटिस्ट से कि तुझे क्या करना है? तो वो बोलती है कि देखो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, मैं बस इसलिए लिफ्ट के साथ थी क्योंकि वो मुझे मेरे मन के एक्सपेरिमेंट करने देते था। तो जब तक मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है तो मैं किसी का भी हेल्प कर सकती हूँ। तो आस्था बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम्हें मुझ पे एक्सपेरिमेंट करना था तो तुम मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर सकती हो, बस तुम अभी हमारा मदद करो रॉयल कैपिटल में पहुंचने का। तो बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है आस्था मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। तो आस्था बोलता है ठीक है लेकिन एक कंडीशन है कि तुम मुझ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करोगी उससे तुम मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं दोगी। तो बोलती है अरे यार, आस्था बोलता है यही एक कंडीशन है, अगर तुम अच्छा एक्सपेरिमेंट करोगी तो तुम एक अच्छी साइंटिस्ट बन सकती हो और तुम हमारे क्लोवर किंगडम का भी हेल्प कर सकते हो, इससे तुम सब लोगों को खुश करोगी। तो ऐसे ही फिर इन सब में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमारी चामी यहाँ पे आती है और वो सबके लिए खाना लेके आती है, बोलते कि तुम लोग खाना खा लो और अपने मैजिकल पावर को अपने अंदर लेके आ जाओ। चामी हमारे ग्रासहोपर बॉय के पास आती है और बोलती है अबे भाई तू जरा थोड़ा खाना खा ले, तू तो पूरा एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया है, तेरे अंदर न कोई मसल है न कोई फैट है। तो ऐसा बोलने के बाद ये लोग मस्त खाना खाते हैं और इनकी मैजिकल एनर्जी इनके अंदर आती रहती है। और हमारा ये जो ज़ॉम्बी बॉय होता है ये इन लोग को पहले मना करता है, बोलते कि नहीं मैं तुम लोग का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे तुम लोग के साथ नहीं आना है। लेकिन ज़ॉम्बी बॉय को बहुत भूख लगी होती है और सब लोग इसके सामने खाना खाते खाते इसको लालच दे रहे होते हैं। तो ज़ॉम्बी बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ और मुझे भी खाना दे दो। तो ज़ॉम्बी बॉय भी इनका खाना खाता है और सब लोग एकदम साथ में खाना खा के आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा ये सस्ता सा किंग होता है इसने असल में लंगूर के फादर को यहाँ पे लाया होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेटा हमारे अगेंस्ट ऐसा काम क्यों कर रहा है। पहले तो उसने मेरे सिलेक्शन वाले मैच में एक टेररिस्ट वाला अटैक किया, उसके बाद वो हमारे कंट्री के अगेंस्ट ही अभी अटैक कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है जरा तुम मुझे बताओ। तो लंगूर के फादर बोलते कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, ये कोई मिस्टेक हो गई होगी। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा कि मैं मेरी फैमिली मेंबर की शादी तुम्हारे घर में करूंगा। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की होती है जिसको फिनरल के ऊपर प्यार हो गया होता है ये असल में किंग के फैमिली की होती है। ये लोग यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तब से यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि सर हमारे इस रॉयल कैपिटल के ऊपर हमला हो रहा है और हमारे रॉयल कैसल के ऊपर भी हमला हो रहा है। बाहर एक मैजिक नाइट्स का ग्रुप आया हुआ है जो कि गोल्डन डॉन के हैं और वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनको लीड कर रहा है लंगूर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लंगूर उसके गैंग के साथ यहाँ पे खड़ा होता है और रॉयल कैसल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो रॉयल कार्ड्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं घुस सकते हो, यहाँ पे तीनों रॉयल फैमिली रहती है और इसके अंदर नॉर्मल लोगों का आना अलाउड नहीं है, तो लंगूर तू यहाँ से निकल जा। लेकिन लंगूर ये इनकी बात नहीं सुनता और वो इनके ऊपर अपना स्पेशल मैजिक यूज करके अंदर घुसने लगता है और यहाँ पे उसके साथ में जितने भी लोग होते हैं सब लोग अपना मैजिक यूज करके लंगूर की हेल्प करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये लोग 3-4 ग्रुप बना के हर जगह घुस जाते हैं और कुछ लोग बाहर गेट पे ही खड़े होते हैं और लंगूर डायरेक्टली जा रहा होता है किंग के पास। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे यामी औरतों और फिनरल पहुंच जाते हैं और ये लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे 3 मैजिक नाइट्स के बंदे खड़े होते हैं जो कि एकदम सुपर सेन फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यामी अपना ब्लैक होल यूज करके इनके अटैक को रोक देता है। उसके बाद यामी इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग यामी के हमले को रोक देते हैं। तभी यामी के पीछे से एक और स्लैशिंग अटैक आता है और ये अटैक किया होता है जैक द रीपर ने। तो यहाँ पे अभी फिनरल, यामी और जैक द रीपर ये तीनों मिलकर इन तीनों के तीनों मैजिक नाइट से लड़ने वाले हैं। यहाँ पे फिर जो ये 4 मैजिक नाइट होते हैं इसमें से 3 मैजिक नाइट एकदम सुपर सेन फॉर्म में होते हैं और एक मैजिक नाइट खुद को हल्क बना लेता है और ये लोग बोलते हैं कि अब तुम ह्यूमंस लोग को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा बोल के लोग इनके ऊपर हमला करते हैं लेकिन हमारा जैक द रीपर अपना स्लैशिंग मैजिक मार के इन लोग को रोकने की कोशिश करता है। मीनवाइल ये बंदा आइस मैजिक यूज करता है यामी के ऊपर, यामी इसको डॉज करता है लेकिन तभी ये दूसरा बंदा पिंक वाला मैजिक यूज करके यामी को रोक देता है। तो फिर हमारा जैक द रीपर ये हल्क के हाथ को तोड़ने की कोशिश करता है अपने स्लाइसिंग मैजिक से। ऐसे ही हमारे हीरोज के ऊपर हमला होता रहता है और ये लोग जैसे तैसे इनके अटैक को डॉज करते रहते हैं। जैक द रीपर डेथ साइड यूज करता रहता है और वो इसको तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग दोनों के दोनों नाकामयाब होते रहते हैं और ये सब जब फिनरल देखता है तो बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारे कैप्टन इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इन लोग के अगेंस्ट, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो गई है। मीनवाइल जैक द रीपर अपने एकदम खतरनाक फॉर्म में आता है और वो अपना अटैक करता है और उसके ये एक अटैक से वो हल्क की बॉडी को तोड़ने लगता है। ये देख के हल्क बोलता है कि ऐसे कैसे होगा, तो जैक बोलता है कि मेरा जो स्लैशिंग मैजिक है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं हर एक चीज को काट सकता हूँ। मीनवाइल यामी भी ये वाले बंदे के पीछे आता है और इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और एक सिंगल अटैक में यामी इसको नॉकआउट कर देता है। मीनवाइल ये 2 बंदे यामी के ऊपर वाटर और विंड मैजिक से हमला करते हैं लेकिन तभी ही फिनरल इन लोग को गायब कर देता है और यामी को इनके पीछे भेजता है और यामी एक अटैक में एक बंदे को डाउन करता है और जैक द रीपर दूसरे अटैक में दूसरे बंदे को डाउन करता है। फिर जैक यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि ओए फिनरल तू तो बहुत ही काम का बंदा है, तूने मेरे साथ अपने अटैक को कॉम्बिनेशन में लेके आया, तू तो सही बंदा है यार। ऐसा बोल के लोग आगे थोड़ा बातें करते हैं और तभी ये लोग बोलते हैं कि अब हमें अंदर जाके फाइट करना चाहिए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि सिल्वर फैमिली के अंदर हमारी ये कंपस वाली बंदी घुस गई होती है और वो अपने कंपस वाले मैजिक से एक एक करके इन बंदों को मार रही होती है। यहाँ पे पहले वो एक नोबल को मारती है, उसके बाद ये मेड को मारती है और वो आगे आगे बढ़ती रहती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल के भाई बहन अंदर बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ओए तू तो कितना कमजोर है कि तू नोवेल से हार गया, मुझे तुझ पे हंसी आ रही है। तो हमारा ये झिंगूर बंदा बोलता है कि बड़ी बहन तुझे समझना चाहिए कि नोवेल ने जो मेरे पे अटैक यूज किया वो कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, नोवेल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई मुझे नहीं पता है। ये लोग यहाँ पे ऐसे बातें करते रहे तभी यहाँ पे हमारी कंपस वाली बंदी आ जाती है और बोलते
बोलते कि तुम लोग हो ना रॉयल सिल्वर फैमिली के, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी, ऐसा बोल के यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो ये नोवेल की बड़ी बंदी जो उसकी बड़ी बहन होती है वो अपना मैजिक यूज करती है और वो अपने बहुत सारे क्लोन को बना के कंपस वाली बंदी के ऊपर हमला करती है। तो कंपस वाली बंदी इसके अटैक को आराम से रोक लेती है और उसके बाद वो अपने एक तलवार को फेंकती है हमारी बहन के ऊपर, और ये बहन छुपी हुई होती है लेकिन फिर भी इसको ये तलवार लग जाता है और वो एक ही अटैक में घायल हो जाती है। मीनवेल कंपस वाली बंदी आगे बढ़ती है और बोलती है कि अब तू तो बैठा हुआ है ना, तू बैठा ही रहे और मैं तुझे ऐसे ही बैठे बैठे खत्म कर दूंगी। यहाँ पे नोवेल की बड़ी बहन खत्म हो रही होती है। मीनवेल हमारा झिंगुर टेंशन में होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हमारे यामी, जैक और फिनरल देखते हैं कि इनके ऊपर से वो बड़ा वाला पत्थर जा रहा होता है। तो यामी बोलता है कि ये पत्थर में तो और सारे मेजेस होंगे और इन सब गोल्स को मुझे हराने में बहुत मजा आएगा, लेकिन इनका मेन गोल क्या है मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि चोटी वाले बाबा अपनी गैंग को लेकर यहाँ पे आ गए होते हैं। तो नोवेल देखती है कि फिनरल यहाँ पे ठीक है, तो वो फिनरल को बोलती है ओए फिनरल तूने इतना टाइम क्यों पास किया, कब से तू सो रहा था, ऐसे वो उसके मुंह पे बोलती है। लेकिन मैंने बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि फिनरल ठीक हो चुका है। उसके बाद जोरो भी यहाँ पे होता है। तो जोरो यहाँ पे होने का बोलता है ओए कैप्टन यामी क्या हाल है। तो यामी जब जोरो को देखता है तो बोलता है हाँ फाइनली तुम मेरे गैंग में आ ही गए ना जोरो, चलो अच्छा है अब जाके तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो। उसके बाद ये लोग अपने आप को डिवाइड करते हैं, यामी और जैक और फिनरल ये लोग जाते हैं किंग के पास लंगूर से उनको बचाने के लिए। मीनवाइल नोवेल, जोरो और चोटी वाले बाबा ये लोग जाते हैं नोवेल के घर में, और बाकी 3 लोग जो कि होते हैं मिमोसा, क्रिश और हमारे मशरूम वाले बाबा ये लोग जाते हैं मिमोसा के घर में। जैसे ही नोवेल अपने घर में पहुंचे तो वो देखते कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खत्म हो चुके होते हैं। तो वो बोलते कि मैं मेरे घर में आई हूँ और मुझे सबसे पहले ये देखने मिल रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी हमारा जोरो इनके राइड के ऊपर जंप मारता और बोलता है मैं चला मेरे अंदाजे में यहाँ पे फाइट करें, तुम लोग तुम्हारा देख लो। तो फिर छोटे वाले बाबा बोलते कि ठीक है मुझे तुम यकीन है कि तुम अच्छे से फाइट कर सकते हो तो तुम निकलो। उसका छोटे वाले बाबा नोवेल को लेते हैं और बोलते हैं नोवेल चलो हमें अभी आगे बढ़ना है। तभी उनके सामने एक गोल्डन डॉन का एल्फ आता है और वो इनके ऊपर हमला करता है। तो छोटे वाले बाबा उसके अटैक को रोकते हैं और पीछे से उसके ऊपर अटैक करके उसको उसके फोकस से बाहर निकाल देते हैं। उसके नोवेल देखती है कि उसके सामने उसकी मॉम का पेंटिंग होता है और इसमें नोवेल की मॉम बहुत अच्छी दिख रही है। तो नोवेल उनको देख के बोलते हैं मॉम मैं वापस घर पे आ गई हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये झिंगुर लड़ रहा होता है कंपस वाली बंदी से, लेकिन उसके अटैक कंपस वाली बंदी को टच ही नहीं हो रहे होते हैं और एकदम खौफ में जी रहा होता है ये बंदा। उसका कंपस वाली बंदी अपने स्वॉर्ड से हमला करती है इसके ऊपर, लेकिन तभी यहाँ पे चोटी वाले बाबा आ जाते हैं और वो इसको बचा लेते हैं। और यहाँ पे नोवेल भी होती है। उसके नोवेल अपना माना स्किन यूज करती है और यूज करती है सी ड्रैगन रोर, और इसका ये वाला अटैक एकदम परफेक्टली जाता है और ये बंदी को लगने वाला होता है। लेकिन तभी ये बंदी अपना एक और कंपस वाला मैजिक यूज करती है और नोवेल के अटैक का डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो ये देख के झिंगुर बोलता है कि नोवेल अपना अटैक उसके पास तक पहुंचा भी सकती थी, नोवेल तो बहुत अच्छी हो गई है। और ये चीज नोवेल की बड़ी बहन भी देखते हुए बोलती है नोवेल तुम तो बहुत अच्छी हो रही हो, लेकिन मैं शायद खत्म हो रही हूँ, ऐसा वो सोचती है। फिर उसके बाद वो एक स्मोक स्क्रीन लगाती है और सोचती है कि मैं यहाँ से निकल लेती हूँ ताकि मैं इन लोग के बैटल के बीच में ना आऊँ। लेकिन तभी ये हमारी कंपस वाली बंदी एक और मैजिक यूज करती है और वो पूरे के पूरे एरिया को ब्लॉक कर देती है और बोलती है अब इस एरिया में से कोई बाहर नहीं जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। और उसके साथ साथ इस एरिया के अंदर तुम सब लोग का मैजिक एकदम से वीक हो जाएगा और मेरा मैजिक 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये हमें दिखाते हैं कि हमारे जो चोटी वाले बाबा होते हैं उनका मैजिक वीक होने लगता है और तभी ये बंदी अपना स्वॉर्ड मैजिक से हमला करती है इन लोग के ऊपर। और ये एक स्वॉर्ड पेनिट्रेट करके हमारे झिंगुर को लगने ही वाला होता है कि तभी चोटी वाले बाबा बीच में आ जाते हैं और उनके कंधे पे लग जाता है। वो बोलते हैं कि मैं तुझे मेरे भाई बहनों के ऊपर हमला नहीं करने दूंगा। यहाँ पे सब लोग एकदम टेंशन में होते हैं, लेकिन नोवेल अपने आप को शांत करके खड़ी हो रही होती है और वो खुद की पावर को फोकस कर रही होती है। तो हमारे छोटे वाले बाबा बोलते हैं कि नोवेल अब टाइम आ गया है कि हम इस बंदी को दिखाएं हमारे फैमिली की असली ताकत। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल का बैक स्टोरी रहता है जहाँ पे वो उसकी मॉम की फोटो के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि मॉम मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मॉम मुझे मेरे भाई बहन बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब हमें दिखाते हैं कि झिंगुर उसको ना कभी खाना खाने देता है, ना उसके साथ ठीक से बात करता है और उसकी गुड़िया को तोड़ता रहता है। मीनवाइल उसकी बड़ी बहन उसके घर के मिरर को तोड़ देती है और बोलती है कि तू इतनी बदसूरत है कि तुझे मिरर में देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं सच बोलूं तो जो नोवेल की बड़ी बहन है ना वो बहुत बेकार दिखती है, उल्टा नोवेल उससे लाख गुना ज्यादा क्यूट दिखती है। तो क्या आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि नोवेल तुम बहुत क्यूट हो, ताकि नोवेल को अच्छा लगे। और ऐसी वो उसकी मॉम के फोटो के सामने बैठ के रो रही होती है कि तभी उसका बड़ा भाई वहां से आता है और बोलता है कि नोवेल मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से गैंग को ज्वाइन करोगी, तुम ज्वाइन करोगी ब्लैक बुल्स के गैंग को। उनका गैंग बहुत छोटे मोटे काम करता है तो उनमें तुम अच्छे से तुम्हारा काम कर सकती हो, तुम मेरे गैंग में नहीं आ सकती हो क्योंकि तुम्हारा लेवल ही नहीं मेरे गैंग में आने का, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल बहुत खुश रहती है कि उसके भाई ने उसको बोला होता है कि अभी हम लोग साथ में अटैक करेंगे। लेकिन तभी ये बंदी अपने कंपस मैजिक से नोवेल और उसके भाई के ऊपर बहुत सारा अटैक करती रहती है। तो उसका बड़ा भाई जो कि होता है हमारा छोटे वाले बाबा वो शील्ड सामने खड़ा करते हैं और उसके अटैक को रोक रहे होते हैं। लेकिन फिर भी उसके ऊपर 2-4 स्वॉर्ड उसके शील्ड को तोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं और इससे उसे समझ जाता है कि उसकी मैजिक बहुत वीक हो रहा है। तभी नोवेल सोचते कि उससे क्या करना चाहिए, वो इसके अंदर कोई मैजिक यूज करेगी तो वो अच्छे से चलेगा नहीं, तो वो क्या करे ऐसे वो सोचने लगती है। वो बोलते कि अगर आस्था यहाँ पे होता तो वो क्या करता। तो उसके दिमाग में आता है कि उसने एक बार वो वाटर मैजिक यूज किया होता है जिसने उसके आसपास के पूरे एरिया को भर दिया होता है। तो वो बोलते कि हम लोग एक क्लोज्ड एरिया में है, इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता, इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता, तो मैं ये कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो यूज करती है उसका वाटर वाला मैजिक जहाँ पे वो पूरे एरिया को पानी से भर देती है और वो बोलती है बड़े भाई तुम मुझे हेल्प करो इसमें। तो उसका बड़ा भाई यहाँ पे अपने मैजिक से एक कवरिंग बना देता है और उसके बाद नोवेल अपने हाथ बाहर निकालती है कवरिंग से और हर जगह पानी भर देती है। तो इस पानी की वजह से ये जो हमारी कंपस वाली बंदी होती है वो इस पानी में डूबने लगती है। तो वो बोलती है मुझे कुछ भी करके इस पानी से बचना पड़ेगा, तो उससे मुझे बचने के लिए मेरे कंपस मैजिक को अंडू करना पड़ेगा और अगर मैं ये करूंगी तो ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। तो ये अपने कंपस मैजिक को अंडू करती है और यहाँ से पानी हर जगह बाहर निकल जाता है। ये बोलती है हाँ आखिर मैं बच तो गई इस पानी से
डूबने में। चलो ठीक है, लेकिन उसी सेकंड पे हमारा चोटी वाले बाबा अपने मर्क्यूरी वाले मैजिक से डायरेक्टली अटैक करते हैं इस बंदी के ऊपर और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको बांध देते हैं। उसके बाद चोटी वाले बाबा नोवेल को बोलते हैं कि नोवेल थैंक यू सो मच, तो तुमने ये वाला तरीका सीखा है फाइटिंग करने का। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मेरे गैंग में कभी नहीं लिया क्योंकि मैं असल में डरता था। तुम भी एकदम मेरी मॉम की जैसी ही दिखी हो और मैं मेरी मॉम को वापस से खोना नहीं चाहता था। मैं नोवेल तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी छोटी बहन हो, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में डाल दूं, जो गैंग कभी इतना फाइटिंग में नहीं घुसती है, तो तुम सेफ रहोगी। लेकिन ब्लैक बुल्स भी इस बार बहुत फाइटिंग करे और तुमने भी खुद को इस तरह से पावरफुल बना लिया है कि तुम अभी आउटशाइन कर रही हो लोगों को। नोवेल प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो ये सुन के झिंगुर और झिंगुर वाली बहन दोनों ही एकदम शॉक हो जाते कि भाई छोटे वाले बंदे ने माफी कैसे मांग ली नोवेल से। इसके बाद नोवेल एकदम खुश होते कि उसके बड़े भाई ने उसको एक्सेप्ट कर दिया और सब एकदम खुशी खुशी होता रहता है कि तभी छोटे वाले बाप बाबा के अंदर 3 ये स्वॉर्ड घुस जाते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये जो कंपास वाली बंदी होती है ये हारी नहीं होती है, इसने यहाँ पे अपने पावर को और एक्टिवेट किया होता है और इसने यहाँ पे और बड़ा रूम बना दिया होता है और पावरफुल रूम बना दिया होता है और बोलती अब इसके अंदर से तुम लोग कभी नहीं निकल सकते। और छोटी वाली बंदी ये कंपास वाली बंदी एकदम से गुस्से में रहती है और वो यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स को समन करती है और बोलती है अब मैं तुम लोग को एक झटके में खत्म करने वाली हूँ। मीनवाइल नोवेल बोलती है कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कैसे न कैसे करके मेरे दोस्तों को बचाना पड़ेगा, मेरे भाई बहन यहाँ पे खत्म होने वाले हैं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बोल को दिमाग लगाने लगती है और एकदम अपने अंदर फोकस करती है। तभी नोवेल के ग्रिमलॉर्ड के पेजेस टर्न होने लगते हैं और उसके पास एक नया स्पेल आता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो असल में हमारे रॉयल्टी लोग होते हैं उनके अंदर बहुत सारी पावर होती है और जब भी वो लोग एकदम मरने वाले सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर की स्पेशल पावर अवेकन होती है और ऐसे ही नोवेल का नया पावर अनलॉक होता है और ये पावर एकदम से खतरनाक होता है क्योंकि नोवेल के बॉडी के ऊपर पानी का पूरा एक आर्मर बन जाता है और इस सीन में नोवेल बहुत ब्यूटीफुल लगती है और ये अटैक का नाम होता है वैल्करी आर्मर और नोवेल इसमें एक प्रॉपर क्वीन और प्रिंसेस लगती है। मतलब आप लोग ये सीन को देखो यार, क्या परफेक्शन से दिख रही है नोवेल इसमें। और अब मेरे को लगता है नोवेल सबसे ज्यादा पावरफुल है ये रूम के अंदर और ये देख के तो भाई झिंगुर तो एकदम टेंशन में अच्छा है, बोलता है नोवेल ये सब क्या हो रहा है, तुम कितनी पावरफुल हो। यहाँ तक कि हमारी कंपास वाली बंदी भी बोलती है कि नोवेल के अंदर बहुत पावर आ गई है और नोवेल फिर फटाफट यहाँ पे रूम में घूमती रहती है और ये कंपास वाली बंदी के अटैक को डॉज करती रहती है। कंपास वाली बंदी बोलती है ये बंदी तो ऐसे यहाँ से घूम रही है जैसे वो पानी में तैर रही है और ऐसे ही वो हर जगह घूमते घूमते अटैक करने के लिए निकलती है और इस सीन में नोवेल एकदम उसकी मॉम की तरह दिखती है। और जब छोटे वाले बाबा नोवेल को देखते हैं यहाँ पे फाइट करते हो तो वो बोलते हैं कि नोवेल तुम तो एकदम मॉम की तरह दिख रही हो, तुम भी बन चुकी हो द डांसिंग क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड। नोवेल आसमान में धड़ाधड़ भागती रहती है और इसके सारे अटैक्स को डॉज करते करते उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करती है। लेकिन तभी ये बंदी इसके सामने एक और कंपास लेके आती है और बोलती है ये कंपास तुम्हारे अटैक को रोक देगा और उसके साथ ही साथ मुझे तुम्हारा सारा पावर देते देगा। लेकिन नोवेल अपने अटैक को चार्ज अप करती रहती है और इस कंपास को भी वो तोड़ देती है और अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो कंपास तोड़ने के बाद वो सेम अटैक वो बंदी को पड़ता है और वो बंदी भी वहां पे बेहोश होकर खत्म हो जाती है और तभी ये रूम भी खाली हो जाता है और सारे के सारे स्वॉर्ड हर एक चीज गायब हो जाता है। लेकिन नोवेल उसके प्रिंसेस वाले फॉर्म में अभी भी रहती है। नोवेल बोलती चलो ठीक है अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे 6 और सुपर सेन वाले बंदे आ जाते हैं। अब नोवेल को इन सबसे अकेले लड़ना पड़ेगा तो ये एकदम खतरनाक होने वाला है और तभी इसमें से एक सुपर सेन बंदा नोवेल के झिंगुर वाले भाई के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी ही झिंगुर के पीछे एक ट्रैप होल खुलता है और वो ट्रैप के ऊपर ये बंदे का अटैक पड़ता है और वो डबल टाइम इंटेंसिटी से आके इसको लग जाता है। ये सब असल में किया होता है हमारे जोरो ने। जोरो बोलता है कि तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ऐसे ही अटैक करने दूंगा इन लोग के ऊपर, ऐसा बोल के वो इन लोग को थोड़ा बुरा भला बोलता है। उसके बाद जोरो यहाँ पे लेके आया होता है एक हीलिंग वाले मेज को। वो बोलता है कि ओए फटाक से इन लोग को ठीक कर। तो फिर ये बंदा पहले तो झिंगुर की बहन को ठीक करने लगता है और बोलता है कि अभी यहाँ पे तुम कैप्टन को भी लेके आ जाओ। लेकिन तभी ही हमारा जोरो बोलता है कि ओए छोटी वाले बाबा तू कैसा कैप्टन है, तू अपने फैमिली को भी नहीं बचा सका, तू तो बड़ा ही बेकार है यार, कैसे तू ऐसा कैप्टन बन गया और कैसे तू इतने बड़े रेप्यूटेड एरिया में आ गया। मुझे देख मैं एक कॉमनर होकर भी तुझसे ज्यादा पावरफुल और अब तक जिंदा खड़ा हूँ। ऐसा वो हंसने लगता है। तभी हमारा जो छोटे वाले बाबा होते हैं उसको एक फ्लैशबैक आता है कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि बेटा कल तुम्हें तुम्हारा ग्रिमलॉर्ड मिलने वाला है और तो तुम अकेले ऐसे मेरे बेटे हो जिसने मेरा वाला स्टील वाला मैजिक लेकर रखा है, तुम्हारे बाकी दोनों भाई बहनों ने वाटर वाला मैजिक लेकर रखा है जो तुम्हारे फादर का मैजिक था और ये जो मेरा चौथा बच्चा होने वाला है इसको भी शायद वाटर वाला ही मैजिक मिलने वाला है। तो प्लीज तुम्हें ये स्टील वाले मैजिक के साथ और इस फैमिली का बड़ा भाई होने के नाते अपने सारे भाई बहनों की देखभाल करनी है। तो बोलता है हाँ मॉम मैं यही करूंगा। उसके बाद हमारे छोटे वाले बाबा खड़े होते हैं और खुद के ऊपर मर्क्यूरी मैजिक यूज करके एक ब्रेस्ट प्लेट बनाते हैं और फिर इसके बाद नोवेल और हमारे छोटे वाले बाबा दोनों ही नीचे आके खड़े होते हैं फाइट करने के लिए। तभी हमारा जोरो इन लोग के पीछे एक और मैजिकल स्पेल छोड़ता है जो कि हर जगह पे उसके ट्रैप्स को रिवील करने लगता है और इसके बाद नोवेल हवा में उड़ के इन लोग के ऊपर अटैक करती रहती है और ये सब लोग अटक जाते हैं हमारे जोरो के ट्रैप में और ये लोग उसके ट्रैप में अटके हुए होते हैं और जैसे ही जोरो ने वो उसका नया मैजिक यूज किया होता है उस वजह से नोवेल को इसका ट्रैप दिख रहा होता है। तो नोवेल भाग के जाती है और इन तीनों लोगों के ऊपर एक ही झटके में इन पे हमला करने लगती है और हमारे छोटे वाले बाबा भी 2 और मेजेस के ऊपर हमला करते रहते हैं। तभी ही इसमें से एक बंदा एक खतरनाक अटैक करता है छोटे वाले बाबा के ऊपर और एक बंदा नोवेल के ऊपर खतरनाक अटैक करता है। तभी हमारा जोरो बोलता है अब मैं तुम लोग को मेरा पावर दिखाऊंगा। ऐसा बोल के वो उन दोनों के सामने ट्रैप मैजिक यूज करता है और इन दोनों के अटैक को चेंज करके इन दोनों सुपर सेन बंदों के ऊपर ही कर देता है और इसी तरह हमारे इन तीनों बंदों ने मिलकर इन 6 मैजिक नाइट वाले एल्फ को हरा दिया होता है। फिर उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिमोसा अपने घर में होती है, वहाँ पे उसका भाई क्रिश होता है और तो और ये फंगस वाला बंदा होता है। ये लोग यहाँ पे मिलके हर जगह इन्होंने क्रिश का वो ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम वाला एबिलिटी यूज किया होता है जिससे सारे के सारे एल्फ का डायरेक्शन वाली एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई होती है तो वो लोग देख नहीं पाते कौन कहाँ पे है और ऐसे ये
लोग यहाँ पे सारे के सारे घर के लोगों को एक सेफ रास्ता देके बाहर निकाल देते हैं और मिमोसा यहाँ पे उसका प्लांट मैजिक यूज करके चेक कर रही होती है कि सारे के सारे एल्फ्स कहाँ पे है और कौन से रास्ते सही है। मीनवाइल के लोग बोलते हैं कि अभी हम तीनों के एबिलिटी मिला के हम लोग यहाँ पे एकदम से सेफ है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ही इनके पीछे एक एल्फ आ जाता है, जो यहाँ पे कैसे आता है ये किसी को नहीं पता। ये एल्फ यहाँ पे आने के बाद बोलता है यो क्या हाल है, तुम लोग को लग रहा था कि मैं तुम लोग को ढूंढ नहीं पाऊंगा ना, लेकिन देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये देख के मिमोसा बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे आए। और अभी ये देखने के बाद ये सब लोग एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। ये लोग को लगता है कि ये वाला एल्फ इनके ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन ये एल्फ बोलता है कि देखो मैं तुम लोग पे हमला नहीं करने वाला हूँ, अगर मुझे हमला करना होता तो मैं तुमको हाय ही नहीं बोलता था, डायरेक्टली आके तुम लोग को खत्म करता। वैसे भी तुम लोग का ज्यादा टाइम बचा है नहीं, वो तुम लोग को दिख रहा है वो आसमान में बड़ा सा पत्थर आ रहा है, वो हमारा हाइड आउट है और वो यहीं पे आ रहा है, तो तुम सारे के सारे ह्यूमंस तो खत्म होने वाले हो। तो जब तक तुम खत्म नहीं तो तब तक चिल करो, रिलैक्स करो यार, एकदम से टाइम पास करो, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हारे पास टाइम बचने ही नहीं वाला है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि किंग के चेंबर में लंगूर ने हमला कर दिया होता है और वो यहाँ पे आके अपने फादर के ऊपर हमला करता है और उसके फादर एकदम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर ये सब देखने के बाद किंग बोलता है कि ओए लंगूर तू बहुत शाना बन रहा है, अब मुझे तुझे मेरी पावर दिखानी पड़ेगी। ऐसा बोल के किंग अपना ग्रिमरोल खोलता है और किंग के पास होता है लाइट वाला मैजिक, जो कि सबसे रेयर मैजिक होता है। किंग अपना लाइट मैजिक यूज करता है और खुद का बहुत बड़ा सा लाइट का फिगर बनाता है पीछे और बोलता है देख मैं कितना सुप्रीम हूँ। लेकिन ये देखने के बाद लंगूर वापस से अपना मैजिक यूज करता है और किंग के फिगर को तोड़ देता है। मतलब लिटरली यहाँ पे ये जो किंग है ना वो एकदम से यूजलेस है। उसके बाद लंगूर वापस से अपने फादर के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे ये बंदी आ जाती है, जो कि किंग के फैमिली की मेंबर होती है और इसी की शादी होने वाली होती है लंगूर के फैमिली के हेड के साथ। तो ये यहाँ पे आके लंगूर को रोकती है, बोलती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मुझे पता है कि तुम शायद किसी कंट्रोल में हो, लेकिन तुम अभी खुद फादर के ऊपर हमला कर रहे हो। तो लंगूर बोलता है कि ओए दुबली पतली ह्यूमन तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। ऐसा बोल के वो फिनेस को भी धक्का मार देता है। इस लड़की का नाम फिनेस होता है और ये लड़की को जो बंदा पसंद है उसका नाम है फिनरल। तो हाँ, इन दोनों के नाम बहुत सिमिलर है। उसके बाद लंगूर फिनेस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहां पे फिनरल आ जाता है और वो अपने स्पेशल मैजिक से इस अटैक को रोक देता है। उसके बाद वो फिनेस को अपने गोद में उठाता है और ये सीन में फिनरल और फिनेस बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा जैक द रीपर और यामी ये दोनों भी आ जाते हैं और ये लोग तुरंत लंगूर के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन लंगूर बोलता है कि मेरा जो स्पेशल मैजिक है ना वो मेरे बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है, तो तुम लोग मुझ पे कहीं से भी अटैक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली तुमको डिटेक्ट कर लेगा और तुम्हें रोक देगा। इसके बाद फिनरल बोलता है कि डैड और मॉम और फिनेस तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इसको तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग लंगूर को बचा के आएंगे और मैं लंगूर का बड़ा भाई हूँ तो मैं उसे बचाऊंगा। तो फिनरल का डैड बोलता है कि बेटा तू लंगूर के सामने कुछ नहीं, तेरा स्पेशल मैजिक किसी काम का नहीं है। तो फिनरल बोलता है कि वो सब देखा जाएगा डैड, लेकिन आप इस वक्त यहाँ से निकलिए। तभी फिनरल अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है और यामी एक एक करके फिनरल के डैड को, उसकी मॉम को और फिनेस को इस स्पेशल मैजिक के थ्रू वहां बाहर फेंक देता है। मीनवेल हमारा किंग बोलता है कि अरे गधे छपरी फिनरल तू मुझे भी तो भेज। तो फिनरल किंग के लिए भी एक स्पॉट खोलता है, लेकिन किंग जैसे ही अपना शान मार के स्पॉट के थ्रू जा रहा होता है तो लंगूर इसको रोक देता है अपने स्पेशल मैजिक से। तो ये देख के किंग एकदम टेंशन में आ जाता है। तो फिर जैक द रीपर अपना मल्टीपल स्लैशेस यूज करता है और किंग के पीछे वाली दीवार तोड़ के उसके थ्रू किंग को धक्का मार के नीचे फेंक देता है और बोलता है कि अब तू सेफ है किंग। इसके बाद लंगूर अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है और उसके साथ वो डार्क मैजिक को भी लगा देता है उसके अंदर और ये खतरनाक पर्पल वाले स्पेशल ऑप्स वो हर जगह मारने लगता है। तो फिनरल इसको अपने अटैक से रोकता है, लेकिन फिनरल का अटैक इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो सारे के सारे ऑप्स को रोक सके। तो फिर वो बोलता है कि बाकी सर यामी और जैक द रीपर आप लोग खुद को बचाओ बाकी ऑप से। तो यामी अपना ये खोल देता है ब्लैक होल और उससे वो सारे के सारे ऑप्स को खा लेता है और जैक द रीपर इन सबके बीच में जंप मार के निकलता रहता है। फिर इसके बाद यामी फिनरल के स्पेशल पोर्टल के थ्रू जंप मार के अटैक करता है लंगूर के ऊपर, लेकिन लंगूर इससे ही बच जाता है। उसके बाद यामी लंगूर के सारे अटैक को डॉज करके भाग रहा होता है। मीनवेल हमारा जैक द रीपर बोलता है कि मेरे को चीजों को स्लैश करने की आदत है और इससे मेरा स्लैशेस का पावर और बढ़ता रहेगा, ऐसे ही मैं तेरे स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को भी स्लैश कर दूंगा। तो यामी उसके स्पेशल वाले ऑब्स को भी स्लैश करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यामी और जैक दोनों ही मिलकर अपना सबसे पावरफुल अटैक मारते हैं। यामी मारता है डायमेंशन स्लैश और जैक मारता है उसके साइड का डेथ साइड और ये दोनों के दोनों लंगूर के बॉडीगार्ड वाले स्पेशल ऑब्स को तोड़ देते हैं। तभी हमें जैक बोलता है कि उसका जो कटिंग वाला अटैक है वो शार्प पे शार्प होता रहता है, जितनी चीजों को वो कट करता रहता है। तो उसने अभी यहाँ पे आके बहुत सारे स्पेशल ऑब्स को काट लिया है, तो अभी उसका जो ये साइड है उसको बड़े वाले स्पेशल ऑब को भी काटने की आदत हो चुकी है। तो ये देख के लंगूर एकदम टेंशन में आ जाता है और वो अपने नए स्पेशल ऑब्स यूज करता है और उससे वो जैक को और यामी को इस रूम से बाहर फेंक देता है और वो फिर डायरेक्टली फिनरल के ऊपर अटैक करने लगता है। फिनरल भी अपने स्पेशल ऑब से इनको रोकता रहता है, लेकिन तभी ही फिनरल अपने 2 और टेलीपोर्टर खोलता है और उसके थ्रू यामी और जैक द रीपर को लेकर आता है बाहर और ये लोग तो तुरंत अटैक करते हैं लंगूर के ऊपर। तब लंगूर बोलता है कि अच्छा तो तुमने खुद को बेट यूज किया, क्योंकि जब फिनरल ये वाला अटैक करता है तो उसके पेट दोनों साइड से कट जाते हैं। फिर जैसे ही लंगूर के ऊपर जैक और यामी का अटैक पड़ता है लंगूर का दिमाग और खराब होता है। वो बोलता है कि तुम छोटे मोटे इंसान मुझे कैसे अटैक कर सकते हो। ऐसा बोल के लंगूर एकदम से पागल होने लगता है और उसका स्पेशल मैजिक फटने लगता है और ऐसे ही वो पूरे कैसल को तोड़ देता है और वो हवा में उड़ने लगता है और ये सीन में बहुत ही खतरनाक दिखता है। लेकिन तभी ही फिनरल बोलता है कि सर यामी आप टेंशन मत लीजिए, वो इस वक्त इतना ऊपर चला गया कि उसको समझेगा नहीं कि मैं मेरा ये छोटा सा मैजिक यूज कर रहा हूँ उसके पीछे और उसका दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। तो आपसे मुझे ये मौका दीजिए कि मुझे उसे संभाल लेने दो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं उसे बचाऊंगा। ऐसा बोल के फिनरल वो स्पेशल ऑब के थ्रू निकलता है लंगूर के पीछे, उसको पकड़ता है और वो स्पेशल ऑब के थ्रू उसको बाहर लेके आता है और एक मुक्का मारता है उसको। उसके बाद इनका फ्लैशबैक खुलता है जहाँ पे
पे लंगूर एक ब्लैक एंड व्हाइट जगह बैठा होता है, वहीं पे फिनरल आता है, बोलता है कि लंगूर तेरा बड़ा भाई तुझे बचाने के लिए आ गया है, अब तू आजा मेरे साथ। इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पे लंगूर और फिनरल दोनों ही बेहोश होकर पड़े होते हैं और दोनों ने अपने हाथ साथ में पकड़ के रखे होते हैं। तो ये सीन देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग लंगूर को कभी माफ नहीं करेंगे। बट फिनरल ने तो यहाँ पे हमारा दिल जीत लिया है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि पॉटी भाग के जा रहा होता है ये बड़े से पत्थर के ऊपर और बोल रहा होता है कि अभी टाइम हो चुका है हमारे सर लिफ्ट के उठने का। उसके बाद यहाँ पे घुसने के बाद उसको ये सिया की सस्ती कॉपी बोलती है कि सर लिफ्ट अभी तक अच्छे से नहीं उठे हैं क्योंकि वो अभी तक अपने डीप स्लीप के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर यूज किया था ये फॉरबिडन रीइंकार्नेशन मैजिक, तो उनकी बॉडी को और मैजिक चाहिए रिकवर करने के लिए। तो हमें लगता है कि जब हम प्रॉपर्ली फाइनल स्टोन को रख देंगे उसके बाद ही हमें लगता है कि वो उठ पाएंगे। तो पॉटी बोलता है चलो ठीक है हम ये करेंगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिया वापस से एक सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पे दो बड़े बड़े बॉटल होते हैं जिसके थ्रू पाना और हमारा पोलियो वाला लायन बाहर आते हैं। तो यहाँ पे सिया बोलता है कि तुम लोग अभी वापस से आ चुके हो। वेल इस बार तुम लोग के अंदर तुम्हारी असली आत्मा है और तुम्हें एक असली बॉडी मिली है। तुमने किसी और के बॉडी के ऊपर इस बार कब्जा नहीं किया है, लेकिन तुम्हें याद है कि तुमने पिछली बार क्या किया था उस बॉडी के अंदर। तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ हमें हल्का हल्का याद है कि हमने क्या किया था। फिर ये लोग बोलते हैं कि अभी हमें क्या करना है वो तुम बताओ। तो यहाँ पे सिया बोलता है कि देखो वो जो पागल साइंटिस्ट थी उसके एबिलिटी के थ्रू मैं तुम लोग को एक नई बॉडी दे सका हूँ, लेकिन ये बॉडी सिर्फ अभी भी 15 साल की है, तो इसीलिए तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि पिछली बार तुमको एबिलिटी मिली थी रीइंकार्नेशन वाली इवल आई के थ्रू, लेकिन इस बार प्रॉपर रीइंकार्नेशन मिला है तुम लोगों को। अब जाके तुम्हें इन लोग को डिस्ट्रॉय भी तो करना है जिन लोगों ने हमें पिछली बार रोका था। फिर उसके बाद फाना यहाँ पे सैलामेंडर को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन सैलामेंडर यहाँ पे नहीं आता है। तो ये देख के सिया बोलता है कि लगता है जिस टाइम में फाना की पिछली वाली बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी और ये वाली फाना की बॉडी आई है उस बीच में लगता है सैलामेंडर ने किसी और को चूज कर लिया है। तो अब ये कौन है हमें ढूंढना पड़ेगा इसे, और हम सबको पता है कि ये बंदा कौन है, ये है हमारा असली लायन बॉय द एब्सोल्यूट गिगा चैड। फिर उसके बाद हमको दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो एल्फ्स होते हैं उसमें से 9 इंपॉर्टेंट एल्फ इस पत्थर के एकदम ऊपर जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे उनको नाम मिलता है द अपोस्टल्स ऑफ सेरिफा। और ये लोग यहाँ पे एक रिचुअल कर रहे होते हैं जिस रिचुअल के कंप्लीट होने से इन लोग का पूरा रेजरेक्शन वाला मैजिक कंप्लीट हो जाएगा और सारे के सारे एल्फ्स वापस से रेजरेक्ट हो जाएंगे और ये लोग जिसके भी बॉडी के अंदर है उनकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे एल्फ्स होते हैं, इसमें होता है हमारा प्रिंगल्स बॉय भी होता है, हमारी स्लीपिंग क्वीन भी होती है और तो और हमारा पॉटी और लिफ्ट भी यहाँ पे खड़े होते हैं, लेकिन लिफ्ट इस वक्त पूरी तरह से उठा हुआ नहीं होता है। यहाँ पे लोग बात करते हैं कि वो हमारा आखिरी वाला बंदा कहाँ पे है। असल में ये लोग यहाँ पे यूनो की बात करते हैं। तो ये बोलता है कि यूनो की बॉडी अभी तक पूरी तरह से उठी नहीं है, इसीलिए उसकी बॉडी उसके ह्यूमन वाले के फॉर्म में ही कंट्रोल में है। इसके बाद ये लोग इनका रिचुअल स्टार्ट करते हैं और इनके आसमान में एक पर्पल कलर का ऑब बन जाता है जो देख के सब लोग टेंशन में आते हैं कि क्या हो रहा है। और तभी हमको ये वाला एल्फ जो कि होता है मिमोसा के साथ ये इनको बताता है कि असल में यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं डिवाइन रेवोल्यूशन, जिसकी मदद से जो तुम्हारा क्लोवर किंगडम का कैसल है उसके ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड एरिया है जो खुल जाएगा अभी, जिसको सिर्फ हमारे स्पेशल 9 अपोस्टल्स ही खोल सकते हैं। उसके खुलने के बाद यहाँ पे तुम सारे इंसानों की आत्मा अंदर चली जाएगी और हम सारे एल्फ्स की आत्मा बाहर आ जाएगी और हमें सारे के सारे ह्यूमंस की बॉडी मिल जाएगी। ये रिचुअल बस खत्म होने ही वाला है। जैसे ये रिचुअल खत्म होने वाला होगा तभी हम यहाँ पे आखिरी स्टोन लगा देंगे जो कि उस खतरनाक इंसान के पास है, और ये इंसान कौन है ये अब तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मेरा गेस ये है कि ये इंसान कोई और नहीं यूनो है, क्योंकि हम सबको पता है कि फर्स्ट एपिसोड में यूनो के गले में एक लॉकेट था और वो लॉकेट में एक मैजिक स्टोन लगा हुआ था, और ये बात मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था पहले वाले एपिसोड्स में कि यूनो के पास भी एक मैजिकल स्टोन है। फिर ये सब सुनने के बाद हमारा क्रिश ये एल्फ के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन तभी ही ये एल्फ एक डाइस फेंकता है नीचे और वो डाइस पे नंबर 2 आता है। तो तब हमें मिमोसा बताती है कि ये जो एल्फ है इसके पास ये डाइस मैजिक का एबिलिटी है। जब भी डाइस मैजिक में जो डाइस का नंबर है वो बड़ा आएगा तो ये बंदे को ज्यादा पावर वाली एबिलिटी मिलेगी, लेकिन इस बार सिर्फ नंबर 2 आया है जो कि बहुत कम है। तो भी इसका पावर इतना इफेक्टिव है, इसका ये मतलब है कि इसकी एल्फ वाली पावर ने इसके असली पावर को बहुत मैग्नीफाई कर दिया है। उसके बाद ये बड़े से पत्थर में से बहुत सारे एल्फ्स बाहर उड़ के आते हैं हमारे यामी और जैक द रिपर के पास अटैक करने के लिए। ये लोग अटैक करने ही वाले होते हैं तभी इनके सामने एक बड़ा सा स्पेशल टेलीपोर्टर खुलता है और उसके थ्रू आ जाते हैं हमारे ब्लैक बुल्स की पूरी गैंग, और अब मजा आने वाला है भाई। ये लोग यहाँ पे आते हैं और सब लोग एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। यामी बोलता है कि अरे जोरो तुमने भी आखिर हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है, चलो अच्छी बात है, फाइनली तुमने हमारी टीम को ज्वाइन तो किया। और तो और सोने वाले पापा हेनरी आप भी यहाँ पे आ गए हो, चलो ये बहुत ही बढ़िया वाली चीज हो रही है। तब आस्था देखता है नोवेल को, बोलता है नोवेल तुम इस कपड़े में बहुत ही ज्यादा कूल लग रही हो। तो ये देख के नोवेल का दिल थोड़ा पिघलने लगता है। उसके बाद सारे के सारे एल्फ्स अटैक करते हैं हमारे ब्लैक बुल्स के ये घर के ऊपर, लेकिन हमारा जो लक होता है वो अपना माना डिटेक्शन एक्टिवेट करता है और वो सारे के सारे कैनन्स खोल के उसके थ्रू अटैक करते हैं। ये लोग यहाँ पे 4 लोग कैनन के थ्रू अटैक करते हैं, लक, मैग्ना, हमारी पागल साइंटिस्ट और तो और हमारा जोकर बॉय। उसके बाद ये एल्फ लोग वापस से अटैक करते हैं, लेकिन तभी हमारी वेनिसा अपने कैट के थ्रू इसके अटैक को इवेड कर देती है। और फिर हमारा स्लीपिंग बॉय जो कि होता है हेनरी वो अटैक करता है पूरे घर के साथ, और सब लोग अपने माना को रिकवर करने के लिए फटाफट खाना खाते रहते हैं और ये सीन मेरे को बहुत पसंद आया। सब लोग मस्त खाना ठूस रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद पॉटी देखता है कि इनका जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म है वो बिल्ली है, तो ये बोलता है कि हमें इस बिल्ली को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ये सोने वाली कैप्टन आती है और ये अपना मैजिक यूज करती है, ड्रीम मैजिक ग्लैमर वर्ल्ड। ये यूज करने के बाद हमारे ब्लैक बुल्स की जो बिल्डिंग होती है उसमें से बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। उसमें होती है वेनिसा, मैग्ना, लक, चामी और तो और हमारी ये पागल साइंटिस्ट, ये लोग गायब हो जाते हैं। और फिर पॉटी और तो और गाची ये लोग मिलके अपना मैजिक
मैजिक यूज करके हमारे ब्लैक बुल्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही इनका घर टूटने लगता है क्योंकि इनके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म होता ही नहीं है और हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग नीचे गिरने लगते हैं। तो फिर हमारा जो जोकर बॉय होता है वो अपना पॉइजन मैजिक यूज करके एक पॉइजन क्लाउड बनाता है और हमारी ग्रे उसके ऊपर उसका पॉइजन मैजिक को कॉटन मैजिक में कन्वर्ट कर देती है और सब लोग को सेफली नीचे उतार देती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा जो हेनरी होता है वो सबका मैजिक खींचने लगता है क्योंकि उसके पास खाना खत्म हो गया होता है तो वो सबका मैजिक खींच रहा होता है और ऐसे ही सब लोग अपने मैजिक फॉर्म से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पॉटी अंदर भाग जाता चाहता है और बोलता है कि ओए गाची अभी इनको तू संभाल। मीनवाइल जैक द रीपर और यामी ये लोग बोलते हैं कि ब्लैक बुल्स के लोग तुम लोग अपने लिमिट्स को सरपास करो, अब मैं जा रहा हूँ अंदर मेन किंग के रूम में और देखने के लिए ये लोग बंदे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद गाची हर जगह पे अपना मिरर लेके आता है और उसकी छोटी बहन माही वो मिरर में देख के अपना मैजिक यूज करती है और ये मैजिक की वजह से सब लोग की बॉडी एकदम से पैरालाइज हो जाती है। ये होता है मारी का इनसेन मैजिक। लेकिन इसको रोकने के लिए आस्था अपने स्वॉर्ड को यूज करता है और सबका मैजिक अपने स्वॉर्ड के अंदर खींच लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हम लोग को नहीं हराने दूंगा। फिर आस्था भागता है गाची के ऊपर अटैक करने के लिए और गाची आस्था के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता रहता है। तो फिर हमारा जोकर बॉय, ग्रे और हेनरी यह तीनों लोग मिलकर आस्था को बचाते हैं गाची के अटैक से और आस्था गाची के एक अटैक को डिफ्लेक्ट भी कर देता है। इसके बाद हमारी पूरी गैंग बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हमारे गाची और मारी को वापस से लेके आएंगे उनके ह्यूमन फॉर्म में। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो गैंग के मेंबर गायब हुए होते हैं वो लोग होते हैं इस स्लीपिंग गर्ल के ड्रीम वर्ल्ड में और यहाँ पे वो लोग मस्त मजे कर रहे होते हैं। असल में सिर्फ चामी मजे कर रही होती है और बाकी लोग टेंशन में होते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो तभी हमारी स्लीपिंग गर्ल अपना मैजिक यूज करते और बोलती है तुम लोग मेरे ड्रीम वर्ल्ड में हो और यहाँ पे हर चीज मेरे अनुसार होती है तो मैं तुम्हें आराम से खत्म कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो एक बड़ा सा मैजिकल स्पेल छोड़ दिया इनके ऊपर और ये मैजिकल स्पेल असल में एक मॉन्स्टर होता है जो कि इनके ऊपर अटैक करके इनको खाने वाला होता है। लेकिन तभी ही हमारी बिल्ली पूरे के पूरे फेट को चेंज कर देती है। उसके बाद मैग्ना अपना फायरबॉल यूज करता है और इस मॉन्स्टर को खत्म करता है। ये देखने के बाद हमारी स्लीपिंग गर्ल बोलती है कि वो बिल्ली बहुत खतरनाक है, मुझे उसके बारे में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और ये पागल साइंटिस्ट तो बोलते हैं मुझे इस बिल्ली को काट के देखना है कि इसके अंदर क्या है। अबे बहन ये बिल्ली ही तुझे बचा रही है, जरा चुप रहे। और चामी यहाँ पे मजे से नया नया खाना बना के हमारी वनीसा को खिला रही होती है। वो बोलती है कि वनीसा तुम खाना खाओ वरना तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाएगा और वनीसा मजे से सब खाना ठूस रही होती है। ये वाला पूरा खाना खाने वाला सीक्वेंस मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ पे चामी बहुत मस्त लगती है। उसके बाद लक और मैग्ना अपना अपना मैजिक अटैक यूज करते हैं इस स्लीपिंग गर्ल के ऊपर। लेकिन तभी ही वो दो डॉल को लेके आती है और वो दोनों डॉल नया मैजिक अटैक यूज करके इन लोग के अटैक को रोक देते हैं। तो ये देख के हमारी पागल साइंटिस्ट बोलते हैं यहाँ पे ये बंदी कुछ भी कर सकती है उसके दिमाग से, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम इसे कैसे रोक सके। और वापस से हमारी स्लीपिंग वाली ब्यूटी अपना नया अटैक मारती है जिसमें 3 एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करती है। लेकिन हमारी कैट इन लोगों को वापस से बचा लेती है और चामी और खाना देती है वनीसा को। तो ये देख के स्लीपिंग गर्ल बोलती है कि अच्छा जितना ये विच खाना खा रही है उतना ही इसका मैजिक बढ़ रहा है, तो मुझे कुछ भी करके इनके खाने वाली चीज को खत्म करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो एक वाटर मैजिक मारती है इन लोग के ऊपर जिसके अंदर बहुत सारी मछलियां होती है और ये मछली वहां पे आके चामी का खाना खाना स्टार्ट करती है। तो ये देख के हमारी मैड साइंटिस्ट बोलती है कि एक काम करो लक तुम इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रिक मैजिक मारो और मैग्ना तुम इसके ऊपर अपना फायर मैजिक मारो। तो ऐसा ही लक और मैग्ना इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रिक और फायर मैजिक मारते हैं और ये पूरा पूरा पानी एक्सप्लोड होकर फट जाता है। तो वो बताती है कि देखो मैंने क्या किया, मुझे ये समझा था कि ये बंदी जो भी चीज क्रिएट कर रही है वो सब असली में क्रिएट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी भी रियल वर्ल्ड की जैसी होगी। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर तुम पानी के अंदर लाइटनिंग मारो तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज हो जाते हैं और अगर तुम तभी ही उसके ऊपर फायर मार दोगे तो वो फटने लगता है क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो मैंने इसी को यूज किया। तो ये देख लो। और तभी जो पानी के अंदर सब मछली होती है वो सब भी पक जाती है और चामी उसे खाने लगती है और वो वापस से और खाना देती रहती है हमारी वनीसा को। तो वनीसा बोलती है कि अगर मैं एक खाना खा के मोटी हो गई तो मैं तुम सबको एक एक थप्पड़ मारूंगी। ये लोग ऐसे बातें करते रहते तभी चामी एकदम नशे में झूलने लगती है। तो तब हमें मालूम पड़ता है कि चामी को असल में बहुत नींद आ रही होती है और सिर्फ चामी ही नहीं यहाँ पे सबको नींद आने लगती है। तो हमारी ये स्लीपिंग ब्यूटी बोलती है कि तुम लोग भले मेरे मैजिक अटैक को इवेड कर सकते हो लेकिन तुम मेरे इस रूम के स्पेशल इफेक्ट को नहीं इवेड कर सकते। इस रूम में जो जितना टाइम तक रुकेगा वो उतना ही नींद में आता रहेगा और एक बार तुम इस रूम में सो गए तो तुम कभी भी उठ नहीं पाओगे। यही मेरे रूम की स्पेशलिटी है। तो हमारे सारे के सारे टीम मेंबर्स को मार के सोने से बचाते रहते हैं। और तभी हमारी ये मैड साइंटिस्ट बोलती है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से, मुझे मेरे चश्मे चाहिए। ओए स्लीपिंग ब्यूटी बताइए क्या है। ऐसा बोल के वो अपने आंखों के सामने चश्मे का एक्सप्रेशन करती है और तभी उसके सामने एक चश्मा बन जाता है। तो वो बोलती है एग्जैक्टली मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। तो वो सबको बोलती है कि देखो स्लीपिंग ब्यूटी ने क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी चीज होगी वो उसके इमेजिनेशन के हिसाब से होगी। तो अगर हम लोग उसको फोर्स करें नई नई चीजें इमेजिन करने के लिए तो वो सब खुद ही बन जाएगी। इसलिए मैंने चेक किया कि क्या वो मेरे चश्मे बना सकती है और उसने मेरा चश्मा बना दिया। तो अब मैं यूज करूंगी। ओए स्लीपिंग ब्यूटी इस जगह से निकलने के लिए हमको एक एग्जिट चाहिए, समझी क्या, एक एग्जिट ऐसा वो बोलती है और स्लीपिंग ब्यूटी हर जगह पे एग्जिट बना देती है। तो ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैक और यामी दोनों ही ये बड़े से पत्थर के अंदर घुस गए होते हैं और वो लोग चलते ही रहते लेकिन वो लोग कभी पहुंच नहीं पाते एंड की तरफ। तो लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है और तभी उनको मालूम पड़ता है कि उनके आसपास में कोई तो विलन है। तो वो लोग विलन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों मिस कर देते हैं। तो हमें तब यहाँ पे मालूम पड़ता है यहाँ पे वो डाइस वाला एल्फ होता है जिसने डाइस में नंबर 6 लाया होता है। इसी वजह से इन लोग का अटैक मिस हो जाता है और वो छुपा होता है कोने में। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ग्रे, जोकर बॉय, आस्था और हमारा बाल वाले बाबा तीनों ही लड़ रहे होते हैं गाची से और कैसे भी कैसे करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो तभी आस्था बोलता है कि मुझे बस मेरे डेविल फॉर्म में जाना है, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे नोवेल भी थी, हमारा जोरो भी था और बाकी लोग भी थे लेकिन वो लोग सिर्फ यहाँ पे बैठ के इन लोग को देख रहे हैं। वो लोगों ने हेल्प किया ही नहीं इनका, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। और तभी
ही गाची आस्था के ऊपर अपना वो टेलीपोर्टेशन वाला मैजिक यूज करता है और उसको धीरे धीरे करके हर मिरर के पास सामने सामने करके अपने पास लेके आता है और बोलता है अब तुम डायरेक्टली मेरी बहन की आंखों में देखो। तो आस्था अपनी आंख को बंद कर देता है ताकि वो उसकी आंखों में ना देखे, लेकिन तभी ही गाची उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसको आस्था उसकी की देख के डिफ्लेक्ट तो कर देता है। लेकिन उसी वक्त गाची बोलता है अच्छा तो तुम मेरा की पढ़ सकते हो ना, अब तुम इसको संभालो। ऐसा बोल के गाची आस्था के पास 100-150 मिरर लेके आता है और सब में रिफ्लेक्ट करके एक साथ अटैक करता है ताकि आस्था किसी को डॉज ना कर सके। तो ये देख के हमारे हीरोज अपना अपना अटैक यूज करते हैं आस्था को बचाने के लिए और ये लोग फटाक से ऐसी तरह से आस्था को बचा लेते हैं। लेकिन तभी ये बोलता है कि अच्छा अब रुको मैं तुमको संभालता हूँ। लेकिन इसी बीच में आस्था अपने आप को डबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और बोलता है अभी असली फाइट स्टार्ट होने वाली है। ऐसा बोल के वो भाग के जाता है गाची के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ही गाची अपनी दूसरी आंख खोलता है जिसके अंदर मिरर होता है और उसके थ्रू वो मारी का अटैक मार देता है आस्था के ऊपर और आस्था ऐसे हवा में अटक जाता है। और तभी ही गाची अपने सारे के सारे अटैक आस्था के ऊपर मारता है। लेकिन हमारे हीरोज यहाँ पे एक घर के टुकड़े में बैठ के ऊपर आते हैं और आस्था को बचा लेते हैं अपने मैजिक को कंबाइन करके। लेकिन उसके बाद गाची हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करता है और हमारे हीरोज नीचे गिरने लगते हैं। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे बाल वाले बाबा होते हैं उसकी हालत खराब हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे चामी नहीं होती, इसलिए वो बाकी लोग का एनर्जी खींच नहीं पा रहा होता है और वो जब तक किसी का एनर्जी नहीं खींचे तो उसकी हालत खराब होती रहेगी। उसके बाद हमें बाल वाले बाबा की बैक स्टोरी दिखाते हैं क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तभी से उसके फैमिली वाले ने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसके पास एक ऐसी डिसीज थी जो बाकी लोग की मैजिक खींच के उसको लाइफ फोर्स देती थी। तो अगर वो बाकी लोग के मैजिक को नहीं खींचेगा तो वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसे बाकी लोग की मैजिक खींचनी पड़ती थी। तो इसी से बचने के लिए उसके घर वालों ने उसको एक बड़ी सी बिल्डिंग में अकेला छोड़ दिया और वहां से भाग गए थे और तभी वो ब्लैक बुल से लोगों से मिला था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था ने मारी की मैजिक से खुद को बचा लिया होता है और तभी हमारे बाल वाले बाबा बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे दोस्तों को बचा के रखना है। उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये ड्रीम वर्ल्ड के अंदर हमारे हीरोज अब बोलते हैं कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, हमें बस क्या करना है एक डोर खोलना है और उसके थ्रू निकल जाना है। तो ऐसा बोल के चामी अपने कॉटन मैजिक को यूज करती है और वो लोग उसके ऊपर बैठते हैं और हमारा लक इन सबको खींच के लेके जा रहा होता है। लेकिन तभी ही हमारी ये स्लीपिंग ब्यूटी हर एक डोर को लॉक कर देती है, बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने यहाँ पे एक बार डोर बना दिया तो मैं उसको तोड़ तो सकती हूँ नहीं, लेकिन मैं उसको लॉक तो कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो हंसने लगती है। तो ये देख के सबका दिल वापस से टूट जाता है और चामी तो अपना आपा खोने लगती है। तो वेनिसा उसको पकड़ के उठाती रहती है, अरे चामी तुम उठो उठो उठो, क्योंकि चामी यहाँ पे बैठ के वो बादल खाने लगती है और वेनिसा भी जमीन गिर के गिरने लगती है और बोलते है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा मैजिक खत्म हो रहा है। और तभी लक के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो फटाक से भाग के जाता है और सबको अपना आइडिया बताता है और बोलता है कि अब तुम लोग इस आइडिया को एक बार यूज करके देखो, क्या पता हम सच में इससे बच जाए। तो ये सुनने के बाद हमारी मैड साइंटिस्ट और वेनिसा दोनों ही बोलते हैं कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। और फिर तभी ही मैग्ना इस आइडिया को एक्सिक्यूट करता है, वो हमारी स्लीपिंग गर्ल के ऊपर अपना फायर मैजिक मारता है और वो उसके मैजिक को रोक दी। तो यहाँ पे धुआं बन जाता है। फिर इस धुएं को वेनिसा अपने थ्रेड मैजिक से यूज करती है यही स्लीपिंग ब्यूटी के फॉर्म में लेके आने के लिए। तो जब स्लीपिंग ब्यूटी इसको देखती है तो उसके दिमाग में उसकी खुद की फोटो आती है और इसी वजह से यहाँ पे असली स्लीपिंग ब्यूटी भी आ जाती है और वो लेकिन सोई होती है। तो ये लोग बोलते हैं यस अब हम जीत सकते हैं, अभी असली स्लीपिंग ब्यूटी ये एल्फ वाली स्लीपिंग ब्यूटी से लड़ेगी और हम जीत पाएंगे। और तभी ही असली स्लीपिंग ब्यूटी जब यहाँ पे आती है तो अपनी आंखें खोल के बोलते हैं कि अब बच्चों तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ पे आ चुकी है और वो तुम लोग को यहाँ से बचाएगी, तुम लोग सिर्फ रेस्ट करो। तो यहाँ पे चामी बोलती है तुम बड़ी बहन कैसे हो गई, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो ये बोलती नहीं मैं 27 ईयर्स की। तो ये सुन के चामी का दिल टूट जाता है, वो बोलती है कि अब तक मैं सबसे बड़ी थी लेकिन अब मैं छोटी हो गई हूँ। फिर हमारी असली स्लीपिंग ब्यूटी और नकली स्लीपिंग ब्यूटी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं और ये पूरा सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पे लोग मल्टीपल अटैक्स करते रहते हैं और हमारे हीरोज इसको दूर से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर ये अटैक हमें लग गया तो हम खत्म हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है कि हमारे पास वेनिसा की बिल्ली है जिसकी वजह से हम लोग बच सकते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बाहर हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं गाची से और यहाँ पे आस्था की हालत भी बहुत खराब हो गई होती है। वो गिरता रहता है तो उसे हमारा हेनरी घर में पकड़ लेता है और घर के अंदर ले लेता है और उसके बाद बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो आस्था, मुझे संभालने दो इसको। तभी आस्था बोला कि मैं मेरे ब्लैक फॉर्म में दिन में 2.5 बार जा सकता हूँ, तो अगर मैं 2 बार तो इसको यूज कर ही चुका हूँ, अगर मैं वापस से मेरे ब्लैक फॉर्म में जाऊंगा तो मैं उसको बहुत कम टाइम तक ही यूज कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। इतने में हम हमारा बाल वाले बाबा गाची के ऊपर डायरेक्टली उसके घर से अटैक करते हैं और हमारी ग्रे पूरे के पूरे घर को एक मिरर में कन्वर्ट कर देती है और हमारे बाल वाले बाबा बोलते चलो अब मेरा टाइम आ चुका है तुमको गुड बाय बोलने का। ऐसा बोल के वो घर के बाहर जंप मारते हैं और डायरेक्टली गाची के ऊपर कूदते हैं। तो गाची बोलते हैं अबे तू क्या करेगा बे। लेकिन तभी हमारे बाल वाले बाबा गाची की सारी मैजिकल एनर्जी अपने अंदर खींचने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मेरा टाइम मेरे दोस्तों के साथ स्पेंड किया और अब मुझे लगता है कि मुझे उन्हें बचाने के लिए अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। वैसे मैं खत्म तो नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ और जीना है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना भी तो है। और इस वक्त हमारे बाकी तीनों हीरोज उस घर में अटके हुए होते तो आस्था उस घर को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गाची तभी बोलता है कि ओए बाल वाले बाबा देखो क्या लगता है तू मेरी मैजिक खींच लेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर बहुत मैजिक है और जब तक तू मेरी मैजिक खींचेगा तब तक मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो हमारे बाल वाले बाबा के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी आस्था वहां पे आता है और तो और इसको रोक लेता है। मीनवाइल आस्था ने अपने स्वॉर्ड के अंदर छुपा के रखा होता है ग्रे को और ग्रे उसके स्वॉर्ड से बाहर निकलते और बाल वाले बाबा को पकड़ के वहां से साइड कर लेती है और हमारा जोकर बॉय अपना पॉइजन मैजिक यूज करता है। लेकिन आस्था ने इस वक्त अपने ब्लैक फॉर्म में आ गया होता है और वो सारे के सारे मिरर्स को तोड़ के गाची और मारी को पकड़ लेता है अपने स्वॉर्ड से और उनके ऊपर हमला करता है। इसके बाद आस्था जाता है उनके पास और बोलता है कि अब तुम मुझे मेरे दोस्तों को वापस दे दो। तभी हमें इन लोग का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे वापस से सारे के सारे एल्फ के ऊपर अटैक हो रहा होता है और तभी यहाँ पे गाची देखता है कि असल में ये जो एल्फ के ऊपर अटैक हो रहा होता है वो सब किया होता है रॉयल्टी लोगों ने और ये रॉयल्टी वाले जो लोग होते हैं वो लोग ये अटैक करके सारे के सारे एल्फ्स की पावर अपने अंदर खींच रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे पास इन एल्फ्स की ताकत आ जाएगी और हमारे पास सबसे बेस्ट मैजिक होगा। हम ह्यूमंस इन एल्फ से लाख गुना अच्छे हैं और हमें इन एल्फ्स के साथ रहना नहीं है, इसीलिए मैं इन लोगों को खत्म कर रहा हूँ। ऐसा
ऐसा बोल के वो लोग एल्फ्स के ऊपर लाइट वाला अटैक कर रहे होते हैं उसके पास्ट में। ये सब देख के गाची का दिल टूटा, लेकिन वो बोलता है कि जिन लोगों ने मुझ पे हमला किया था ये वो लोग नहीं है, इसीलिए मैं इन लोगों को नहीं खत्म करूंगा। वेल आस्था तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। तो तभी आस्था गाची और मारी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और उनके मैजिक को डिस्पेल करने लगता है। तभी गाची यहाँ पे जाने से पहले आस्था को बोलता है कि आस्था तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम ध्यान देना तुम कभी कभार प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ऐसा बोल के आस्था इन लोग का मैजिक तोड़ देता है और हमारे गाची और मारी यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं गाची का बैक स्टोरी, जहाँ पे वो बोलता है कि ये वर्ल्ड बहुत बेकार है, ह्यूमंस बहुत बेकार है, इसीलिए मेरे लिए सिर्फ मेरी सेफ्टी और मेरी बहन की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा वो एक फ्लैशबैक में होता है। लेकिन जैसे वो फ्लैशबैक टूटा तो वो देखता है कि उसके सामने उसके दोस्त लोग होते हैं और वो लोग एकदम टेंशन में होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जोकर बॉय होता है वो एकदम स्कैरी फेस बना के गाची के मुंह पे घुस जाता है। तो ये सीन बहुत फनी होता है क्योंकि ग्रे एकदम डर जाती है ये सीन में। उसका गाची इन लोग को बोलता है कि तुम लोग गधे होकर तुम लोग ने मेरी जान क्यों बचाई, तुम लोगों की जान बचनी चाहिए, तुम लोगों को पता है कि मेरे लिए सिर्फ इस दुनिया में मैं और मेरी बहन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं मेरी बहन को लेकर ऐसे भाग गया होता, तुम लोग ने खुद की जान की बाजी क्यों लगाई। तो ये लोग बोलते हैं गाची हम जानते हैं कि तुम असल में कैसे हो। ऐसा बोल के लोग गाची को गले लगाते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं और ऐसे इन लोग का यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है एक तरह से। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है हमारी दूसरी गैंग के लोग। हमें दिखाते हैं कि ये लोग जब ड्रीम वर्ल्ड में लड़ रहे होते हैं तो ये इनका फाइट इतना एपिक होता है कि सब कुछ टूटने लगता है और तभी इनका ड्रीम वर्ल्ड टूट जाता है और यहाँ से पूरे पूरी गैंग बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से ड्रीम वर्ल्ड के बाहर निकलने के पहले हमारी असली स्लीपिंग गर्ल बोलती है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स तुम लोग अभी इसको डिस्ट्रॉय कर देना, तुम लोग सेफ हो। उसके ठीक बाद हमको दिखाते हैं कि जैसे ये लोग ड्रीम वर्ल्ड के बाहर आते हैं तो जो हमारी स्लीपिंग ब्यूटी होती है वो बेहोश हो गई होती है और हमारे हीरोज यहाँ पे चामी के कॉटन के अंदर पड़े हुए होते हैं। चामी सबको मस्त खाना खिलाती है और आस्था जाके स्लीपिंग ब्यूटी का कर्स को डिस्पेल कर देता है और यहाँ पे सब लोग एकदम खुश होते हैं। तो ये चीज को जोरो और नोवेल ऊपर झाड़ू से देख रहे होते हैं। तो ये देख के नोवेल का दिल में जलन होती है कि बोलती है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ इस वक्त क्यों नहीं। तो वो जानबूझ के जोरो को उसके झाड़ू से धक्का मारती है और उसके साथ खुद भी गिर जाती है और बोलती है अब हम लोग साथ में हैं। ऐसा बोल के ये सीन बहुत क्यूट लगता है मुझे। फिर अगले सीन में हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स एक ही फ्रेम में होते हैं, बस यहाँ पे फिनरल और यामी की कमी होती है। ये लोग बोलते हैं कि अब हमें जाके हमारे टीम के साथ रीग्रुप करना है और अपनी ब्लैक बुल्स की ताकत दिखानी है और ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा एपिक होता है। ये फ्रेम मुझे बहुत पसंद आया जहाँ पे सारे ब्लैक बुल्स के लोग एक साथ खड़े रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेटर पर्पल बॉय आ गया होता है चेन बॉय के साथ और ये लोग एकदम इनविजिबल होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अब हम अंदर जाके देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग मस्त चामी का खाना खा रहे होते हैं और अपनी एनर्जी वापस लेके आ रहे होते हैं और यहाँ पे मिमोसा अपना हीलिंग मैजिक से आस्था को हील कर रही होती है और वो बहुत खुश होती है कि आस्था उसके बगल में होता है। और यहाँ पे क्रिश अपना चेरी ब्लॉसम का मैजिक यूज कर रहा होता है और सारे के सारे शेफ क्रिश के चेरी ब्लॉसम को पकड़ के खाने में लगा रहे होते हैं और मस्त सबको टेस्टी खाना दे रहे होते हैं। मीनवेल यहाँ पे आ जाती है नोवेल और वो बोलती है कि आस्था तुम मेरे बगैर कितने यूजलेस हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ये लोग बातें करते रहते कि तभी यहाँ पे आ जाती है हमारी मैड साइंटिस्ट और वो आस्था को पकड़ लेती है और बोलती है आस्था तुम्हें तुम्हारे बॉडी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी तो मेरी होने वाली है ना, तुम तुम्हारी बॉडी मुझे देने वाले हो और मैं इस बॉडी को जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ। तो ये सुन के नोवेल और मिमोसा दोनों का ही दिल टूटने लगता है और उनको शौक लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग। और तभी ही गुस्से में नोवेल आस्था को एक चमाट मार देती है। ऐसे ये लोग बातें करते थे कि तभी ही लक को डिटेक्ट होता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और वो देखता है कि उनके सामने से 4-5 एल्फ आ रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए और ये एल्फ इतना स्पीड में आते हैं कि वो डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक करते हैं। और लेकिन तभी ही यहाँ पे आता है हमारा लायन बॉय अपने सैलेमेंडर के साथ और वो सिंगल अटैक में इन दोनों एल्फ को हरा देता है। ये सीन बहुत ही एपिक होता है। और तो और लायन बॉय के साथ होती है हमारी बड़ी बहन गोलन। ये सीन में तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला था कि हमारे दोनों स्पेशल लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इन दोनों को यहाँ पे देख के आस्था बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे चोटी वाले बाबा और बोलते हैं चलो अब हम तीनों यहाँ पे है तो हमें आगे जाके अपने मिशन को कंटिन्यू करना चाहिए। और तभी मैग्ना पीछे देखता है, बोलता है अरे वो होल क्या है पर्पल वाला। और तभी मिमोसा हम सबको बताती है कि जैसे वो होल छोटा होता रहेगा वैसे इन लोग का मैजिक कंप्लीट हो जाएगा और जैसे इनका मैजिक कंप्लीट होगा तो जितने भी लोग एल्फ फॉर्म में है वो लोग हमेशा के लिए एल्फ बन जाएंगे और उनके अंदर के ह्यूमन की आत्मा खत्म हो जाएगी। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं कि हमें फटाक से जाके इन लोग को रोकना पड़ेगा। ये लोग जाने के लिए रेडी होते हैं कि तभी यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन डॉन के एल्फ आ जाते हैं इनको रोकने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ब्लैक बुल्स के लोग बोलते हैं कि सर आप लोग आगे बढ़िए, इन लोग को हम संभालेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बिल्ली है तो हम लोग खत्म नहीं होंगे। मीनवाइल मैग्ना बोलता है कि ओए आस्था तू भी बड़ी बहन गोलन और तो और लायन बॉय के साथ जा अंदर उनकी हेल्प करने के लिए क्योंकि तेरे पास वो स्पेशल स्वॉर्ड है उसका बहुत मदद लगेगा। तो आस्था बोलता है कि हाँ ठीक है। उसी वक्त क्रिश बोलता है कि मिमोसा तुम भी इनके साथ जाओ क्योंकि इन लोग को एक हीलर की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये सुन के मिमोसा बहुत खुश हो जाती है, बोलते है कि क्रिश तूने पहली बार कोई अच्छा बात बोला है, यस मुझे आस्था के साथ घूमने का मौका मिलेगा। ऐसा बोल के वो खुश हो जाती है। मीनवाइल नोवेल बोलती है मुझे भी जाना है लेकिन सब लोग उसकी बात काटते रहते हैं। लेकिन तभी ही नोवेल का बड़ा भाई झिंगुर वहां पे आता है और बोलता है नोवेल तुम्हें भी जाना है इनके साथ, तुम जाओ और इनको दिखाओ कि हम सिल्वर्स की फैमिली क्या कर सकती है, चोटी वाले बाबा के साथ तुम जाओ अंदर। तो ये सुन के नोवेल बोलती है हाँ भाई मैं जाऊंगी। फाइनली नोवेल की भी इच्छा पूरी हो जाती है जाने की। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सैलेमेंडर के ऊपर बैठ के बड़ी बहन गोलन, लायन बॉय और तो और मिमोसा ये तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और पीछे चोटी वाले बाबा के चिड़िया के ऊपर बैठ के चोटी वाले बाबा, आस्था और तो और नोवेल ये लोग जा रहे होते हैं अंदर। मीनवेल हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं इन सब गोल्डन डॉन के एल्फ के साथ। जैसे ही वो लोग छेद के अंदर घुसते तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक अलग डायमेंशन जैसी चीज हो गई होती है जहाँ पे आसपास बहुत सारे आत्माएं घूम रही होती है। तो वो लोग बोलते हैं हम ये कहाँ पे आ गए हैं और उनकी मैजिक टूट जाती है और वो लोग उस छेद के अंदर गिर जाते हैं जो कि असल में एक शैडो रेल्म होता है। यहाँ पे एक जगह पे आस्था
जमीन पे गिरता है और उसके ऊपर गिरती है मिमोसा। तो हमें तब मालूम पड़ता है कि इस वाले एरिया में सिर्फ आस्था और मिमोसा ही घिरे हुए हैं और मिमोसा यहाँ पे आस्था के ऊपर इतना जोर से गिरती है कि मिमोसा को आस्था को हील करना पड़ता है। बट मेरे को लग रहा है कि आस्था बहुत खुश था कि उसके ऊपर मिमोसा ऐसे गिरी है। उसके ठीक बाद मिमोसा वहाँ पे यूज करती है अपना प्लांट मैजिक और देती है कि वहाँ पे एरिया कैसा है उसका। तो वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे नोड्स बने हुए हैं जिसके अंदर हर एक एल्फ है और इन सब एल्फ को तोड़ तोड़ के हमको टॉप पे जाना है क्योंकि टॉप पे सबसे ज्यादा मैजिकल एनर्जी है। तो हमें वहीं जाके मेन जगह को डिस्ट्रॉय करना है। तो आस्था बोलते चलो ठीक है मिमोसा हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा बोल के वो लोग छेद के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे हर जगह पेंटिंग बनी हुई होती है। तो वो बोलते हैं यहाँ पे हमारा एनिमी कौन है। तो उनको दिखता है कि यहाँ पे होता है असल में व्हाइट वाला लक जो कि हमारा सबसे खतरनाक कैप्टन में से एक है। तो आस्था बोलता है कि अरे व्हाइट लक तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें वापस से ठीक कर दूंगा। लेकिन व्हाइट लक बोलता है कि तुम्हें वो करने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो उठा हुआ हूँ और ये देखो मेरा पेंटिंग कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड में पेंटिंग होता है वो इतना डेडली पेंटिंग होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत सही दिखता है ये वाला फ्रेम। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बेचारी नोवेल वो अकेली हो गई होती है, उसके साथ कोई भी नहीं होता है। तो वो आगे बढ़ती है और देखती है कि उसकी जो एनिमी होती है वो होती है फाना। तो फाना को देख के नोवेल बोलती है फाना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये फाना बोलती है कि मैं वो फाना नहीं हूँ जिसको तुम जानती हो, मैं हूँ दूसरी वाली फाना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बड़ी बहन गोलन के सामने होता है हमारा पोलियो वाला लायन जिसको इस वक्त प्रॉपर पोलियो हो चुका होता है और ये बोला तुम तो रॉयल फैमिली से हो ना तो तुम्हें मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। मीनवाइल लायन बॉय के सामने होता है प्रिंगल्स बॉय और वो बोलता है कि अरे लॉर्ड प्रिंगल्स आपके पास तो शील्ड वाला मैजिक है तो आप भी एक एल्फ बन चुके हो, मैं आपको ठीक करूंगा सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेरी पूरी ताकत यूज करूंगा आपके अगेंस्ट। और तभी ही लायन बॉय अपने सैलामेंडर को समन करता है और सैलामेंडर्स ब्रेथ यूज करता है जिसको हमारा प्रिंगल्स बॉय अपने शील्ड मैजिक से रोक देता है और उसके साथ ही साथ वो माना स्किन यूज करके लायन बॉय के ऊपर हमला करता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा पोलियो वाला लायन हमला कर रहा होता है बड़ी बहन गोलन पे और भाग रहा होता है। बड़ी बहन गोलन उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करती है लेकिन पोलियो वाला लायन उन सबको डॉज करके भागता होता है और उसकी स्पीड एकदम गॉड लेवल पे होती है। उसके बाद वो बड़ी बहन गोलन पे हमला करता है, बड़ी बहन गोलन लायन बॉय पे हमला करती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा प्रिंगल्स यहाँ पे अपने शील्ड में खड़ा होता है। तभी हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं लायन बॉय की जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि बचपन से हमारा लायन बॉय और बड़ी बहन गोलन दोनों ही साथ में रहते हैं। बड़ी बहन गोलन कभी प्रैक्टिस नहीं करती और हमारा लायन बॉय हमेशा प्रैक्टिस करके खुद के मैजिक को आगे बढ़ाता था। वो कहता था कि अगर बड़ी बहन गोलन ने अपने मैजिक को प्रैक्टिस किया तो वो डेफिनेटली विज़र्ड किंग बन जाएगी, उसमें इतनी ताकत है। उसके बाद एक दिन बड़ी बहन गोलन और हमारा लायन बॉय दोनों ही अच्छे खासे बड़े हो गए होते हैं तो वो लोग ऐसे उनके पैलेस में चल रहे होते हैं। तभी लायन बॉय बोलता है कि बड़ी बहन गोलन तुम एक मैजिक नाइट क्यों नहीं बनती हो, तुम अगर मैजिक नाइट बनो तो तुम विज़र्ड किंग बन सकती हो। तो बड़ी बहन गोलन बोलती है मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो चीज पसंद है वो है फ्रीडम, मुझे फ्रीली लड़ना है सबसे और खुश रहना है। तभी लायन बॉय बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो बड़ी बहन गोलन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक फाइट में। तो बड़ी बहन गोलन और लायन बॉय बहुत ही खतरनाक फाइट करते हैं और उनकी फाइट बहुत टाइम तक चलती रहती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे लायन बॉय लड़ रहा होता है प्रिंगल से और बड़ी बहन गोलन लड़ रही होती है पोलियो लायन से। यहाँ पे लोग इनकी फाइट बहुत खतरनाक करते रहते हैं कि तभी ये दोनों को एक एक मौका पड़ता है और तभी इनके ओपोनेंट बोलते हैं तुम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हमारा लायन बॉय और हमारी बड़ी बहन गोलन ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारा लायन बॉय बोलता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो है मेरी बड़ी बहन और बड़ी बहन गोलन बोलती है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हमारे किंगडम में है वो है मेरा छोटा भाई लायन बॉय। ऐसा बोल के लोग इनके एनिमी के ऊपर सेम टू सेम टाइम पे अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग होता है, दोनों भाई बहन का टीम वर्क एकदम परफेक्शन में होता है। भले ही दोनों अलग अलग रूम में होते हैं लेकिन इनका फाइट सीक्वेंस बहुत अमेजिंग होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे चोटी वाले बाबा के सामने कौन है। मुझे लग रहा है कि चोटी वाले बाबा के सामने शायद से सिया होगा, तो वो फाइट तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। और आस्था की फाइट कैसे चलने वाली है अगेंस्ट हमारा पेंटिंग बॉय वो भी मुझे देखना है। और यार नोवेल क्या करेगी फाना के अगेंस्ट, वेल ये सब देखने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।